डेस्टिनी स्टार पे 10 डेज का मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का क्लास स्टार्ट हो रहा है। ये क्लास आपका 25 जनवरी से स्टार्ट होगा और 6:30 PM से 8 PM के बीच में क्लासेस होंगी। और क्लासेस वीक में 2 डेज होंगी, केवल सैटरडे और संडे। इस क्लास में रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। इसमें हम लोग एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद के बेस पे स्टडी करेंगे, कैसे अपने हेल्थ प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से उनका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसका जो कोर्स कंटेंट है वो आप देख रहे होंगे कि इसमें हम लोग 12 हाउस साइन उसको यूज करते हुए, प्लेनेट को यूज करते हुए उनका हेल्थ से क्या कनेक्शन है वो हम चेक करेंगे। और आयुर्वेद के जो बेसिक दोष हैं, वात पित्त कफ और धातु हैं, उन सबको आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी का किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और ऋतुचर्या यानी डेली रूटीन कैसे मेंटेन करना है, सीजन जो चेंज हो रहा है उसके बेस पे जो आपका चेंजेस आते हैं रूटीन में, उसको कैसे हम स्टडी करेंगे। कैंसर, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हार्ट ब्लॉकेज का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इंसोमिया, स्लीपलेसनेस, डिप्रेशन, इमोशनल अप्स एंड डाउन, माइग्रेन, अस्थमा, पीसीओडी, कफ कोल्ड, साइनस, सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, पीरियड का प्रॉब्लम है फीमेल्स में, बैक पेन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, मसल पेन, स्किन प्रॉब्लम, एक्ने, पिंपल, हेयर फॉल, ऑटिस्टिक या डेवलपमेंटल जो भी डिसऑर्डर है, और चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, इन सबको हम लोग स्टडी करेंगे। गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, तो इन सबको एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद दोनों को कंबाइन करके हम स्टडी करेंगे, कैसे अपने चार्ट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उनके बेस पे जो स्पिरिचुअल और आयुर्वेदिक सॉल्यूशन वो भी हम स्टडी करेंगे। और इस क्लास का जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 6,999, बट हमारे यहाँ अलग अलग डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल अवेलेबल रहते हैं। तो आप पेमेंट करने से पहले 9990369555 यही नंबर है हमारा। और यही नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप इस डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ भी आपको डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर इसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेमेंट डिटेल लेकर आप पेमेंट करके एनरोल कर सकते हैं। तो जिनको भी हेल्थ के पार्ट में इंटरेस्ट है वो इस क्लास को ज्वाइन करें, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये क्लास। और आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा अपनी खुद की हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में। तो आज की क्लास है हेल्थ के ऊपर। हम देखेंगे कि डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो किस तरीके से आप डील करेंगे। आप अपने चार्ट से भी कैसे देख सकते हैं, उसके अलावा आप आयुर्वेद के थ्रू भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा, जिससे आप देखेंगे कि हाँ वाकई अगर आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो किस तरीके से उसको हैंडल करना है। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम के लोग किस में आते हैं कंसल्टेशन लेने। अगर एक एस्ट्रोलॉजर के पास सबसे ज्यादा कंसल्टेशन लेने जो लोग आते हैं, मैं आपको बता दूं, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम। दूसरे नंबर पे उनका करियर और पैसे का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद चाइल्ड बर्थ और हेल्थ की प्रॉब्लम ना, इक्का दुक्का लोग आएंगे आपको, 10 में से कोई एक या दो। तो कई बार क्लास में होता है ना कि हम प्रॉब्लम कैसे देखें। कई लोगों का चार्ट बहुत एफ्लिक्शन में है लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से आपको एक आंसर ये मिल जाएगा, भाई प्रॉब्लम है कि नहीं है ये डिपेंड करता है उसको फील हो रही है कि नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आप इमेजिन कीजिए अगर 1000 लोग हमारे यहाँ मैरिज की क्लास में आते हैं, 12 13 1400 लोग भी आ जाते हैं कई बार। ठीक। अब इसका मतलब है कि उनको मैरिज और रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है और वो लगता भी है कि हाँ ये वाकई प्रॉब्लम। तो क्या उन 14 1500 लोगों में से किसी को हेल्थ इशू नहीं? ऐसा कोई दुनिया में आदमी है आज के टाइम जिसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं? अपने आसपास उठा के देख लीजिए जितने लोग क्लास में। इससे ये पता चलता है कि प्रॉब्लम है लेकिन उनको नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम है भाई। तो जिसको जिसको प्रॉब्लम है, जब उसको ही ये फील नहीं आ रहा है कि ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मैंने पहले भी कहा ना, पाकिस्तानी सटायरिस्ट है, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पता हो कि झूठ बोला जा रहा है तो वो झूठ झूठ नहीं होता। लाइक उन्होंने पॉलिटिक्स में के लिए कहा था कि पॉलिटिशियन स्पीच देते हैं, उनको ही पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, और सुनने वाले ऑडियंस को ही पता होता है झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर बार इलेक्शन में वही चीजें कहते हैं ना, ऐसा तो है नहीं पहली बार कह रहे हैं। तो अगर आपके हिसाब से उन्होंने झूठ कहा था तो फिर आप सुनने ही क्यों है? तो जब दोनों को पता है कि वो झूठ है तो वो झूठ नहीं है। तो आप खुद देखिए कि अपने आसपास ऐसा कौन सा आदमी, आप अपने घर में देख लीजिए कि किसी को कभी कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हुआ हो, या प्रेजेंट टाइम में ना हो, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही। किसी को थोड़ा सीवियर होगी, किसी को कम होगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी लोग उसको लेके इतने ज्यादा चिंतित क्यों नहीं है कि हाँ भाई हमको ये प्रॉब्लम ये भी जानना है, जितना मैरिज को लेके एक्साइटेड रहते हैं। मैरिज की क्लास आ रही तो जरूर देखना है मैरिज को लेके, रिलेशनशिप के बारे में पता होना चाहिए। भाई उतना ही हेल्थ को लेके भी अवेयर होना चाहिए। तो इससे आपको पता चलेगा हेल्थ कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है भाई सोसाइटी में। आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें लिखा था कि कनाडा में कहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस पे 0% टैक्स या जीएसटी या ऐसा कुछ डाटा दिया था। इंडिया में 18% गवर्नमेंट ने दिया हुआ है।
टैक्स या जीएसटी लगाया हुआ। तो उन्होंने लिखा था कि यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर तो बिल्कुल बेकार है। भाई बिल्कुल बेकार नहीं, बिल्कुल सही है, आपको पता चलेगा, लोगों के माइंडसेट से पता चलेगा। क्या आप एक सर्वे करके देख लीजिए भाई, आपको रिलेशनशिप बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि करियर बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि पैसा की हेल्थ। ठीक है, आप देखिए अगर उसमें हेल्थ लास्ट नंबर पे ना आए तो इससे ये पता चलता है कि हाँ प्रैक्टिकली अगर आपको कंसल्टेशन करना है तो फिर आपको किन चीजों से डील करना है, कौन से लोग आपके पास सबसे ज्यादा हैं। हेल्थ की प्रॉब्लम लेके पता है कब लोग आते हैं, जब कोई ऐसा सीवियर कंडीशन हो जाए, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब अगर फिर भी थोड़ा इंटरेस्ट होगा तो एस्ट्रोलॉजी में आ जाएंगे कि बचेगा कि नहीं बचेगा आदमी, या कोई उम्मीद है ठीक होने। बहुत रेयर केस। या वो भी बच्चे बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो जाए ऐसी सीवियर, तब अपने में तो वो भी नहीं आते। या आपके पास आएंगे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर लेके, बच्चा बोल नहीं रहा, 4-5 साल का हो गया कुछ, तब लोगों को चिंता होती। अदरवाइज ऐसा कुछ खास आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अब हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि दूसरी बात क्या है, कि हेल्थ के बारे में लोग पढ़ा कम रहे हैं। भाई आपको सारे टॉपिक पे कोर्स मिल रहा है, मैरिज के ऊपर मिल रहा है, करियर पे मिल रहा है, वेल्थ पे मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। हेल्थ पे इतने कोर्स नहीं अवेलेबल, वो भी एस्ट्रोलॉजी में नहीं अवेलेबल। आयुर्वेद में भी उतना कोई खास अवेलेबल नहीं। और जो मान लेते हैं कि जो है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि अवेलेबल नहीं, क्योंकि सबको पता है मार्केट के हिसाब से कि डिमांड किसकी है। अब हेल्थ की डिमांड है, ऐसा नहीं डिमांड नहीं, आप ये ना समझिए, लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आते हैं, जानना भी चाहते हैं। लेकिन दूसरा रीजन ये है कि बाकी सब जगह आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, हेल्थ वाले पार्ट में ये नहीं हो पाएगा कि हम आए, चार्ट लाया, बता दिया, निकल गए। वहां ऐसा नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है कि जिसके बारे में अगर आपको एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से डील करना है तो एस्ट्रोलॉजी में भी उतनी ही नॉलेज होनी चाहिए, फिर हेल्थ का जो सेक्शन है उतनी ही नॉलेज होनी चाहिए। अब मान लेते हैं कि आप किसी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपको जो एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं, एस्ट्रोलॉजी के फील्ड से बिलोंग करते हैं लेकिन हेल्थ का नॉलेज नहीं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, मान लेते हैं आपने थ्योरेटिकली पढ़ भी लिया, एस्ट्रोलॉजी में कोई प्रूफ प्रूफ नहीं करना होता, जो लोग पढ़ा रहे हैं या हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, और मैं क्या पढ़ाया ठीक है चलेगा, खास ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। लेकिन हेल्थ वाला पार्ट ऐसा है कि उसमें आपके पास प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, बाकी सभी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, इसमें खास कर, इसमें पढ़ के कुछ नहीं होना है। भाई एस्ट्रोलॉजी पढ़ के आपने देखा ना, 10 लोगों के चार्ट में डिवोर्स का ये योग होना चाहिए, 10 लोगों का चार्ट देख लिया आपको, हो गया, हाँ हो गई, फिर पढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन जब आप देखेंगे ना क्या कहते हैं, हेल्थ की पार्ट, हेल्थ के पार्ट में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात आती है, रेमेडी वाली बात, कि जो इधर उधर की रेमेडी बिक रही है ना, एक तरह से हेल्थ में वो भी नहीं काम करेगी। तो कुल मिला के जितना बेवकूफ बनाने का खेल है वो यहाँ कम हो जाए। भाई मैं भी काफी टाइम से कर रहा हूँ, कई लोगों ने बात की हाँ हेल्थ पे कोर्स लाना, ये लाना, वो लाना, सबके सब ठंडे पड़ गए। ठीक है। और वो भी जो बड़े बड़े नाम। तो हेल्थ का पार्ट ऐसा ही है, फिर आप उसमें दूसरा साइड, आप इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊँ, जितना वास्ट एस्ट्रोलॉजी है उतना ही डीप जो आयुर्वेद है। आप दोनों सब्जेक्ट का नॉलेज एक जन्म में तो नहीं ले सकते। अब अनलेस और अनटिल आप बहुत लकी हैं कि बाई बार आप इन चीजों में आ गए, या डेस्टिनी की वजह से कुछ ऐसा हो गया, तो एक अलग बात। आप अब एस्ट्रोलॉजी करने जितने लोग आ रहे हो 25-30 साल की एज के बाद आ रहे हैं, जब प्रोफेशन में अनसक्सेसफुल हो गया, कुछ हो गया ऐसा, उसके पहले कोई नहीं आ रहा। ठीक है। वो पहले वाला जमाना तो रहा नहीं कि बचपन से गुरुकुल में पढ़ाया जा रहा। तो एक तो एस्ट्रोलॉजी उतना बड़ा सब्जेक्ट है, दूसरा वैसा ही आयुर्वेद हो, तो एक साथ दोनों सब्जेक्ट का आप नॉलेज नहीं ले सकते। ठीक। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आप एमबीबीएस करना टफ है, कि आप नीट क्वालिफाई ये करें, एमबीबीएस की प्रैक्टिस करना उतना टफ नहीं। ठीक है। मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ, भले लोग कहें कुछ भी। भाई ये नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर बनना सर, लेकिन आप कंपैरेटिव जब स्टडी करेंगे ना, तो आप पता चल जाएगा कि आयुर्वेद की प्रैक्टिस करना ज़्यादा टफ है बजाय एलोपैथी। उसका मैं आपको इसलिए रीजन बताता हूँ, इसलिए जितने लोग बीएमएस कर भी रहे हैं ना, उनके पास डिग्री आयुर्वेद की, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है नहीं, क्योंकि उनको भी नहीं आता, उनके पास डिग्री है, आयुर्वेद की प्रैक्टिस आसान है नहीं। तो वो भी सब एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हुए मिलेंगे, आप कहीं चले जाइए अपने आसपास, कोई 100, 200, 500, 1000 में एक मिलेगा, वो भी जिसका खानदानी चल रहा होगा बाप दादा के जमाने में। अपनी किसी की हिम्मत नहीं। जब मैंने स्टार्टिंग में क्लिनिक स्टार्ट किया था ना, तो
मेरे जो साथ के फ्रेंड कहते तो पता है क्या कहते थे, वो कहते थे भाई तुम ही कर सकते हो केवल, क्योंकि तुम्हारा कोई खर्चा ही नहीं है। ना तुम स्मोकिंग करते हो, ना तुम ड्रिंक करते हो, ना तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या कोई खर्चा ही नहीं, तो तुम ही सरवाइव कर सकते हो। हम लोगों के बस की बात नहीं है आयुर्वेद प्रैक्टिस का। क्यों? उसका मैं आपको एक दूसरा साइड बताऊं, जितना आप टीवी में ऐड वैड देखते हैं ना कि आयुर्वेद का बड़ा स्कोप बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, बहुत पॉपुलर हो चुका, कुछ नहीं हुआ। जहां था वैसे का वैसे ही है। जितना ये आज से 100 साल पहले था ना जिस जगह पे, आज से 500 साल पहले तो आयुर्वेद ही था, लोग वही यूज करते थे, और तो कोई था नहीं। जब से बाकी पैथीज आई हैं या साइंस आया है ना, तो आयुर्वेद जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा है, उसके आगे कहीं नहीं बढ़ा है। और गवर्नमेंट ने भी एक आयुष डिपार्टमेंट बना दिया, वो केवल नाम का डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री उसमें कुछ है वह नहीं। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है उसमें, खाली मिनिस्ट्री बना देने से कुछ नहीं होता। भाई गवर्नमेंट जब बजट ही नहीं दे रहे तो मिनिस्ट्री बना के क्या करेगी? तो आयुर्वेद जहाँ था वहीं है। बस चेंज मैं आपको बताऊं क्या आया। चेंज ये आया कि एक तो आज की जनरेशन ये समझने लगी कि बाबा रामदेव से ही आयुर्वेद शुरू हुआ है। तो उसकी वजह से लोगों को योग को लेके अवेयरनेस आ गई, यहाँ योग कर लेते हैं, ठीक है। खाने पीने के नाम में पतंजलि के आटे और यो सब की वजह से जो है वो चीजें हो गई। थोड़ा लोग अवेयर हो गए कि एलोवेरा जूस पी लेते हैं, एलोवेरा लगा लेते हैं, च्यवनप्राश खा लेते हैं, इससे ज्यादा थोड़ी कोई चेंज आया। उसके बाद भी अब आज पूछ लीजिए आप सर्वे करके देख लीजिए कितने लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। कोई नहीं आता। उसमें भी जो लोग आते हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। वो क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो अल्टरनेटिव, जब आप जिस चीज को अल्टरनेटिव कह रहे हैं, इसका मतलब वो तब आएंगे आप वहां पे जब बाकी चीजों से फेल हो जाए। तो जब आपने माइंडसेट ही बना लिया कि अल्टरनेटिव है, तो वो अल्टरनेटिव की ही तरह काम करे। ये भी आप समझिए। जबकि वो अल्टरनेटिव है नहीं, मैं आपको बता दूं, वो तो ठीक है। एडवर्टीजमेंट कुछ भी हो या जिस किसी को नॉलेज नहीं है तो अलग चीज है, अल्टरनेटिव है नहीं, वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। लेकिन अब लोग ऐसे समझते हैं कि हाँ ये अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव है तो अल्टरनेटिव की तरह काम भी करता है। तो अल्टरनेटिव वाले उसमें तब आते हैं लोग जब बिल्कुल मरने वाले हो। बहुत इक्का दुक्का आपके पास पहुंचेंगे, सही टाइम पे कोई पहुंच जाए। अब इन सब से तो आपको ये लगेगा कि फिर पढ़ना ही बेकार है। मैं आपको एक मजेदार बताता हूँ, पढ़ना बेकार नहीं है। आज के टाइम पे भी आयुर्वेद से बेस्ट कोई नॉलेज अवेलेबल नहीं। हम वेद पुराण इनकी जो भी बात करें वो बात अलग है, लेकिन वो नॉलेज जो आपको लगता है कि हाँ डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको उसके रिजल्ट दिखाई देंगे कि हाँ हमारी लाइफ में कुछ भला हो सकता है, तो आयुर्वेद ही है। भाई और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जब तक कि आप बहुत बड़े आध्यात्मिक और इस तरीके के ना हो। कोई दूसरा सब्जेक्ट है? वेद पुराण पढ़ के हर आदमी तो आध्यात्मिक उन्नति पा नहीं रहा है। लेकिन आयुर्वेद एक ऐसा सब्जेक्ट है, सबको हेल्थ की प्रॉब्लम है, उसका सब बेनिफिट उठा सकते हैं। बस बात यह है कि ना ही पब्लिक में अवेयरनेस है, ना अवेयरनेस चाहते हैं लोग, और ना गवर्नमेंट के लेवल पे कोई ऐसा काम हो रहा है, ठीक है। और जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो तो हो ही रहा है। तो बेसिकली अब एक और मैं आपको बड़ा चीज बताऊं। अब ये जो नया फिलॉसफी चल गया, इससे लोग मुझसे एग्री करें या ना करें कि हर किसी को ज्ञान होना चाहिए, ये एक नंबर का बेकार बात है, इससे सोसाइटी पूरी बर्बाद होगी। भाई उसको ही ज्ञान होना चाहिए जिसको कीमत हो ज्ञान की। अब बाकी लोग अज्ञानी होंगे तो बेटर ये होगा, जो ठीक ठाक ज्ञानी होगा लोग उससे ही सलाह लेंगे। जब सबके पास ज्ञान है तो उसका एक पॉजिटिव साइड है, सब अवेयर है, आपको लग रहा है। नेगेटिव साइड है, कोई अवेयर नहीं है, सबको लगता है हमारे पास ज्ञान है तो हमें क्या जरूरत किसी की सुनने की। पहले था तो सोसाइटी में एक ही दो लोगों के पास होता था, वो भी ईमानदार होते थे, तो बाकी लोग आंख बंद करके उनको फॉलो कर लेते थे। तो अभी हर सब्जेक्ट में ऐसा हो रहा है, ऐसे ही आप आयुर्वेद को घर घर में योग होना चाहिए, घर घर में आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए। अरे भाई घर घर में कैसे हो जाएगा? अगर आप एक इंजीनियर हो, कि भाई प्रोफेशन एक इंजीनियर है, तो आप उसके साथ मजाक करेंगे, "हाँ, घर घर में आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए", आप उसको छोड़ के ही उसको कर पाएंगे। वो अपने आप में इतना वास्ट सब्जेक्ट है, आप इतने बुद्धिमान नहीं कि सारा कुछ सीख लेंगे। आयुर्वेद मतलब इतना डीप है कि आप देखिए, आप बुक पढ़ के भी नहीं सीख सकते, आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी दोनों सब्जेक्ट के साथ एक आप बुक पढ़ के भी नहीं सीख सकते। और आप अल्टरनेटिव तो कुछ नहीं कर सकते कि हम बाई प्रोफेशन इंजीनियर 12 घंटे। हाँ एज अ हॉबी आप पढ़ते रहिए, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आप सोचें घर घर में ज्ञान होगा तो हम ही सबको ठीक कर देंगे? ऐसा नहीं होने वाला जो माइंडसेट है। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद पूरा सिस्टमेटिकली बेस्ड, कोई तुक्का नहीं है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे। हाँ वो ठीक है कि देखिए, अब हम जब किसी चीज को लेके अवेयर है नहीं, तो हमको वो जादू ही लगेगी।
या तो हमारे लिए वो यूजलेस होगी या हमारे लिए बहुत मैजिकल होगी। तो ज्यादातर लोगों के लिए यूजलेस है। कुछ लोगों को जब लग जाता है, कहीं से दिख गया, कुछ ऐसा चमक हो गया, तो उनको लगता है चमत्कार है। ना ही चमत्कार है, ना कुछ ऐसा है, वो बेसिकली साइंटिफिक बेस्ड चीजें हैं, उसको आप साइंस के बेस पे स्टडी करें तो अच्छा है। तो अभी आज हम डाइजेशन, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए अपने हेल्थ को ठीक रखने की, कि हमको क्या खाना है, क्या पीना है, वो। ठीक है। ट्रीटमेंट वाले पार्ट में आप तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको पूरा नॉलेज अच्छे से ना हो और उसके साथ साथ प्रैक्टिस ना हो। यहाँ पे भी आयुर्वेद की एक खास बात है, आयुर्वेद के जितने टेक्स्ट लिखे गए ना, उसके दो पार्ट मिलेंगे, सारे के सारे टेक्स्ट जो भी जितनी सही है। उसमें पहले पार्ट में सब में यही दिया हुआ है कि आपको कौन सा रूटीन फॉलो करना है डेली बेस पे, सीजन के अकॉर्डिंग चेंज आएगा तो क्या फॉलो करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। जितना भी ट्रीटमेंट का पार्ट है उन सब ने उस बुक में जो है हमेशा सेकंड पार्ट में दिया, पहले पार्ट में किसी ने नहीं। चाहे आप चरक संहिता मार्केट से लेके आएंगे, जो क्लासिकल बुक है, उसके दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। सुश्रुत संहिता आप लेकर आएंगे, उसमें भी दो पार्ट है। इसी तरीके से आप जो है, क्या बोलते हैं, एक और क्लासिकल टेक्स्ट आता है अष्टांग संग्रह, उसको लेकर आएंगे, उसमें भी दो पार्ट, या एक पार्ट में भी होगा वो, इसी तरीके से डिवीजन है। बट उसमें सबका सब में जो पहला पोर्शन है पूरा, ठीक, आपको 100, 50, 60, 100 चैप्टर जो मिलेंगे, उसमें कहीं ट्रीटमेंट का कोई डिस्कशन नहीं। उन सब में जो भी डिस्कशन है वो ये है कि आपको खाना क्या है, पीना क्या है, और क्या आपको लाइफ स्टाइल फॉलो करना है, सीजन के अकॉर्डिंग चेंज आ रहा है तो क्या करना है, और डेली रूटीन के बेस पे आपको कैसे फॉलो करना है, वो सब। ट्रीटमेंट का पार्ट उन्होंने हमेशा बाद में दिया है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज डाइजेशन के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन की जो भी प्रॉब्लम। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजी में जब भी डाइजेशन की बात आती है ना, तो हमेशा हम लोग फिफ्थ हाउस देखते हैं। ठीक। बाकी आयुर्वेद का क्लास नहीं है तो आयुर्वेद कोई खास डिस्कस नहीं करेंगे। बस बताने का रीज़न ये था कि आपको उतना अवेयरनेस होना चाहिए, और सोसाइटी में इतना अवेयरनेस होना चाहिए कौन सी प्रॉब्लम के लिए हमें किसके पास जाना है कंसल्ट, कहाँ पे हमको हॉस्पिटल जाना है, कहाँ पे हमको आयुर्वेद में जाना है, कहाँ पे जो है होम्योपैथी में जाना है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आप आयुर्वेद में क्योर कर लेंगे। जो बात प्रैक्टिकल हो प्रैक्टिकल है। कई सारी प्रॉब्लम का क्योर आयुर्वेद में भी नहीं, कुछ चीज़ों में आप देखेंगे होम्योपैथी बहुत अच्छा है, कुछ चीज़ों में आप देखेंगे मॉडर्न साइंस में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट आपको मिलेंगे। तो अभी का चैलेंज आज के टाइम ये नहीं है लोगों के बीच में कि आपको क्या आना चाहिए, अभी तो ये है कि ये पता होना चाहिए हमको किस जगह जाना है। वही बड़ी बात है। उतना ही आप जान जाएंगे तो आपका बहुत भला हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ लखनऊ में एक फेमस क्लिनिक है, ठीक है, नाम तो नहीं। वो लोग जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं, इनके बच्चे नहीं हो रहे, ठीक। और जब आप उतरेंगे ना यहाँ रेलवे स्टेशन में, तो वहाँ उनकी एम्बुलेंस खड़ी रहती है, ठीक। अब सोचने वाली बात है, एम्बुलेंस कब यूज होती है? एम्बुलेंस होती है इमरजेंसी केसेस के लिए, कोई क्रिटिकल इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो एम्बुलेंस से बैठा लेंगे। अब पूरे स्टेट या बाहर बाहर से भी लोग आते होंगे। भाई एम्बुलेंस खड़ा करने का मतलब होता है कि जब इमरजेंसी सिचुएशन होगी, जिनके बच्चे हो नहीं रहे उनको एम्बुलेंस की कौन सी जरूरत, ऐसा क्या इमरजेंसी हो जाएगा? भाई जिनके हो नहीं रहे उनकी डिलीवरी तो हो नहीं सकती। आप ट्रीटमेंट ही जब उसका कर रहे हैं, पूरे में एडवर्टीजमेंट कर रखा है जिनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम, तो उसमें एम्बुलेंस खड़ी करने का क्या मतलब रह गया? भाई एम्बुलेंस तब होती है क्या, इमरजेंसी कोई सिचुएशन है कि लोग आपके पास आएंगे, स्टेशन पे उतरेंगे ट्रेन से, हार्ट अटैक का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हार्ट का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, या मैं मान रहा हूँ डिलीवरी भी करवा रहे हो, तो भी समझ में आता है कि ऐसा तो नहीं है कि लोग रेलवे स्टेशन पे उतरे उतरते डिलीवरी हो जाए तो एम्बुलेंस की जरूरत। अरे भाई जब आपने यही लिख रखा है, और बहुत पुराना है उनका सिस्टम, जब जगह जगह पूरे में आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि भाई हम सिर्फ इनफर्टिलिटी का क्योर करते हैं, तो उसमें एम्बुलेंस का क्या काम? तो आयुर्वेद के नाम पे जितना आपको एडवर्टीजमेंट मिलेगा वो सब फालतू वाला मिलेगा ज्यादा, इसकी वजह से भी लोगों को नहीं पता कि सही चीज क्या है। इतनी इधर उधर चीज आप एडवर्टीजमेंट देखिए और ऐसा सा क्लेम कर देते हैं आयुर्वेद वाले भी, जिसपे खुद ही नहीं टिक पाते 2 दिन। मतलब ऐसा ऐसा क्लेम कर देंगे कि जिनको आप खुद नहीं मानेंगे, कि जैसे हम डायबिटीज पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, ठीक है, क्या ऐसी ऐसी चीज कर देंगे जो खुद उनसे आप पूछ लीजिए नहीं होगा। जैसे ही आपको इंटरेस्टिंग चीज बताओ, सब कहते हैं डायबिटीज का परमानेंट क्योर है आयुर्वेद। आप सुश्रुत संहिता का निदान स्थान का 16वां चैप्टर खोल के देखिए, ठीक है। पहली बात तो आयुर्वेद में एग्जैक्टली ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि डायबिटीज को लेके, ठीक है।
आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी की तरह बहुत वास्ट है, उसमें चीजें बहुत ब्रॉड वे में दी गई, वो लिमिटेड या नैरो माइंडेड अप्रोच से नहीं लिखा गया। जब आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें उन्होंने एक चैप्टर दिया, हर उसमें चरक संहिता में भी मिलेगा, सुश्रुत संहिता में भी, उसमें उन्होंने लिखा प्रमेय चिकित्सा। प्रमेय का मतलब होता है उसमें जितने यूरिन से रिलेटेड डिसऑर्डर वो सारे उन्होंने इंक्लूड कर दिए। ठीक। तो उसमें केवल डायबिटीज नहीं, और उसमें उन्होंने 20 टाइप्स बताए। कुछ जो 20 टाइप्स अलग अलग है, उसमें तीनों टेक्स्ट आप पढ़ेंगे जो मेन टेक्स्ट हैं, चरक संहिता सुश्रुत संहिता, उसमें एक दो चार नाम आपको अलग अलग मिलेंगे, मोर और लेस बाकी सेम। फाइनली जब आप पढ़ेंगे ना, तो चाहे आप चरक संहिता में पढ़ेंगे उसमें भी ये मिलेगा। उसमें शायद 6 या 7 चैप्टर है चिकित्सा स्थान। सुश्रुत संहिता के निदान स्थान के आप देखेंगे चैप्टर 16वें में आखिरी श्लोक, लास्ट श्लोक में उन्होंने क्या लिखा है कि जितने प्रमेय हैं जब आप उनका सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो मधुमेह में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो अभी लोग डायबिटीज कहते हैं उसको मधुमेह से ही रिलेट करते हैं। था हिंदी में डायबिटीज को लोग शुगर या मधुमेह ही कहते हैं। ठीक। तो उन्होंने लिखा कि अगर आप ये जो 20 टाइप्स के हैं इनका अगर आपने सही टाइम पे क्योर नहीं किया तो ये मधुमेह में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब उसके बाद उन्होंने उसी श्लोक में लिखा कि मधुमेह का कोई ट्रीटमेंट नहीं। अब बताइए आप। भाई जब वो मधुमेह आप जिससे रिलेट कर रहे हैं अगर वो कन्वर्ट हो चुका है, जब उन्होंने लिख दिया ट्रीटमेंट नहीं, फिर आप क्या करेंगे? फिर कौन सा ऐसा क्लेम है जिसपे आप बता रहे हैं कि हम इसको परमानेंट क्योर कर? अब अगर नहीं लिखा तो आप उसमें खोल के देख लीजिए, बताइए कि नहीं लिखा है। और उन्होंने प्रॉपर मतलब श्लोक में लिखा है। उसका मैं आपको दूसरा लॉजिक भी देता हूँ, आयुर्वेद में जितनी प्रॉब्लम है ना उनको 3 पार्ट में उन्होंने क्लासिफाई किया। एक उन्होंने लिखा सुख साध्य, दूसरा लिखा कृच्छ साध्य, तीसरा लिखा है असाध्य। उन्होंने लिखा सुख साध्य का मतलब वो प्रॉब्लम जिनका क्योर बहुत आसानी से हो सकता है। ठीक। एक कुछ बीमारियां होती हैं जो बहुत इजीली क्योरेबल। दूसरा उन्होंने लिखा कृच्छ साध्य, कृच्छ का मतलब होता है कष्ट। कष्ट का मतलब वो बीमारियां जिनका क्योर तो है लेकिन वो प्रॉब्लम के साथ होगा, टाइम टेकन हो जाएगा। लास्ट उन्होंने एक क्लासिफिकेशन करके दिया, जो तीसरा टाइप दिया वो उन्होंने लिखा असाध्य। असाध्य का मतलब ये कि वो बीमारियां जिनका कोई क्योर नहीं। अब उसमें उन्होंने अलग अलग डिजीज की लिस्ट भी दी हुई है कि ये इजिली क्योरेबल है, इनका प्रॉब्लम टाइम टेकन है या समय के साथ होगा, ये ऐसी बीमारियां जिनका कोई क्योर नहीं। तो अगर सारी बीमारी का क्योर होता तो उनको ये टाइप बताने की जरूरत क्या पड़ती कि भाई ऐसी भी बीमारियां जिनका कोई क्योर नहीं, फिर तो उनको दो ही टाइप देने चाहिए थे ना, या तो इजिली क्योरेबल है या टाइम टेकन है, तीसरा कोई टाइप होता ही नहीं फिर। तभी आप बहुत जगह ऐड देखेंगे, बड़े बड़े चैन आयुर्वेद में सब चीजों का क्योर है, हर चीज का इलाज। वाकई है, लेकिन आप उसको प्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हैं ये भी तो देखिए। जब आप ये कहते हैं कि हर एक चीज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इसका मतलब है कि हर चीज का सॉल्यूशन होगा। और दूसरा साइड देखा जाए तो हर चीज का सॉल्यूशन है, लेकिन वे टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने दिया है। जैसा मैंने बताया ना कि उन्होंने कहा है कि अगर आप इसका सही समय पे क्योर नहीं करेंगे फिर ये असाध्य हो जाएगा। और उन्होंने लिखा है कि जितने 20 टाइप्स के प्रमेय हैं जब ये असाध्य हो जाते हैं तभी हम इनको मधुमेह कहते हैं। आप बात भी समझिए, तब उन्होंने कहा तब हम इसको मधुमेह कहते हैं। जिस जैसे आप देखिए कॉमन प्रॉब्लम है, अभी लोग हेयर फॉल को लेके परेशान हैं। इतना पैसा लोग फूंक देते हैं हेयर फॉल को लेके कि हेयर फॉल का ट्रीटमेंट। हेयर फॉल का ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि आप ऑयल लगा लें या कोई महंगे महंगे ऑयल जो बिक रहे हैं उनसे हेयर हेयर फॉल ऐसे ठीक ही नहीं हो सकता। हेयर फॉल का जो अपना रूट कॉज है वो ही अलग है। उसमें ज्यादातर केस में जितने भी कॉज दिए हैं, या तो वो जो है जेनेटिक केस को छोड़ दिया जाए, या तो आपको डाइजेशन से रिलेटेड मिलेगा। ठीक। या आपको कोई ना कोई जो है इन्फेक्शन से रिलेटेड मिलेगा, जिसको आयुर्वेद इन्फेक्शन नहीं मानता, उसमें उन्होंने उसे अलग तरीके से डिस्क्राइब किया, जिसमें पैचेस बन जाते हैं, वो मिलेगा। तब तो आप इसका क्योर कर सकते हैं। या और भी टाइप है, जैसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तब तो आप हेयर फॉल का क्योर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर जेनेटिक है या और किसी रीजन से तो ऐसा कोई क्योर नहीं। और ज्यादातर जो आपको ये प्रॉब्लम मिलता है वो इन्हीं दो तीन रीजन की वजह से मिलता है। वो ऑयल लगाने से कभी इसीलिए ठीक भी नहीं होता। ठीक तभी होगा जब ये चीजें सही हो। क्या आप सोचेंगे बहुत महंगे से महंगा ऑयल लगा देंगे? और ना ही आयुर्वेद में ऐसा कोई लिखा है कि ये एक ऑयल लगा देने से आपका हेयर फॉल बंद। ऑयल के अलावा उसमें पूरा ट्रीटमेंट दिया है कि भाई ये रीजन है तभी वो सही होगा, तभी आप उसको क्योर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये आज की क्लास से आज का इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन लेना देना बस ये कि भाई आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आप पैसा फूकेंगे, समय वेस्ट करेंगे और कभी नहीं ठीक हो। क्योर तो ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कई बार कहा है, एक डॉक्टर साहब थे उन्होंने सेकेंड स्टेज का ब्लड कैंसर ठीक कर दिया था 30 घंटे में।
लेकिन उन्हीं डॉक्टर साहब को मैंने देखा कि एक केस था उसमें फेल हो गए। लेकिन वहां पे अलग कंडीशन थी। कंडीशन ये थी कि जिस केस में वो फेल हुए थे वो लेडी को ऑलरेडी कैंसर एक बार हो चुका था पहले। उन्होंने कीमोथेरेपी लिया, कंट्रोल हो गया, कुछ सालों तक चलता रहा, फिर दोबारा हो गया, फिर उन्होंने कीमोथेरेपी स्टार्ट किया। ऐसे केस में सक्सेसफुल नहीं हो पाता ज्यादा ट्रीटमेंट। तो हर एक चीज की लिमिटेशन आप ये समझिए। तो हम आज बात करेंगे केवल डाइजेशन के ऊपर, देखते हैं जितना कर पाएंगे, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में हम डाइजेशन जो भी देखते हैं वो फिफ्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस आपके डाइजेशन का। अब कौन कौन इस चीज से एग्री करता है कि फिफ्थ हाउस ही डाइजेशन का है? हाँ बताएं प्रश्न, क्या सर मानते हैं आप फिफ्थ हाउस? फिफ्थ हाउस ही डाइजेशन है। आपने तो अभी तक हमें यही पढ़ा है सर। अच्छा, निशिमा जी आप बताएं। हाँ म्यूट है। बोलिए। सर एक्चुअली फिफ्थ हाउस को ही देखते हैं हम लोग डाइजेशन से, या जुपिटर को चेक करते हैं मेरे ख्याल से डाइजेशन से। यही पढ़ा है नहीं अभी अभी, तक। हाँ तो अभी सिर्फ हाउस की बात हो रही हाँ जी। है। ठीक है, चलिए, मोनिका जी आप बताइए। सर फिफ्थ हाउस ही पढ़ा है, और वैसे जितना पता है वो आपके वीडियो से ही सीखा है। ठीक है, दीप्ति जी आप बताइए। जी सर जुपिटर का होता है, सूर्य भी है सर, और नहीं सॉरी नहीं हम विकार तो अग्नि। अभी हम सिर्फ हाउस की बात कर रहे थे। हाउस तो डाइजेशन का ही, चेस्ट के बाद पार्ट ऑफ पार्ट्स जो होते हैं उसमें फिफ्थ हाउस हमारे डाइजेशन का, पेट का। ठीक है, अमित जी आप बताइए। अकॉर्डिंग सर, सर कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग तो सर फिफ्थ हाउस एब्डोमेन का ही है। हम्म, ठीक, चलिए, घूम फिर के सभी फिफ्थ हाउस ही कहने वाले हैं, ठीक। ठीक है, फिफ्थ हाउस डाइजेशन का होता है, ये बात ठीक है, सिक्स्थ हाउस भी होता है, ठीक है। अगर आप पूरे एब्डोमेन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो अपर एब्डोमेन आपका फिफ्थ हाउस में आता है, लोअर एब्डोमेन सिक्स्थ हाउस में आता है। प्रॉब्लम दोनों में से कहीं भी हो सकता है, स्पेशली नेवल के नीचे और उसके पार्ट, नीचे के पार्ट में जो भी प्रॉब्लम मिलेगा वो आप देखेंगे लोअर एब्डोमेन का ही होगा। तो फिफ्थ और सिक्स दोनों देखिए आप डाइजेशन के लिए, दोनों ही केस आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। भाई फिफ्थ हाउस में प्रॉब्लम है तो अपर पार्ट में प्रॉब्लम है, सिक्स्थ हाउस में प्रॉब्लम है तो लोअर पार्ट में। जीवन जी हो गया, अभी आगे चलते हैं, ठीक। तो जब भी आपको डाइजेशन देखना है, अभी केवल हम लगन चार्ट की बात कर रहे हैं, बाकी फिर हम नौमांश और बाकी चीजें भी देखते हैं, वो सब अलग चीज है, ठीक है, अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं बहुत एडवांस। आप लगन चार्ट को देखेंगे तो फिफ्थ और सिक्स दोनों देखिए। जब आप दोनों देखेंगे तभी आपको क्लियर कट पता चलेगा कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ पे है। ठीक। आप डाइजेशन की जितनी प्रॉब्लम है आप एस्ट्रोलॉजी में चेक तो तब करेंगे जब आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम कौन सी। जो कॉमन प्रॉब्लम आपको मिलेगी वो या तो मिलेगी आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, या उसमें भी सबसे कॉमन तो अभी आज के टाइम आईबीएस हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो कॉमन प्रॉब्लम मिलेगी वो यही मिलेगी। या बाकी जितनी फिजिकल प्रॉब्लम, एनाटॉमिकल प्रॉब्लम, हम उसमें अभी नहीं जाएंगे कि वो ऐसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन डे टू डे लाइफ में लोगों के साथ आपको प्रॉब्लम मिलती है वो यही मिलती है। कि गैस की प्रॉब्लम हो रही है उनको, या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, आईबीएस की प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी आपको मिलेगी। देखिए जब आप एस्ट्रोलॉजी से एनालाइज करेंगे तो अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि प्रॉब्लम हो कैसे रहा, उसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो आपका फूड हैबिट। क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस आपके डाइजेशन का है, फिफ्थ से टेंथ है सेकेंड हाउस।
भाई 10th हाउस आपके कर्मों का होता है, लगन से। तो किसी भी हाउस से 10th हाउस उसके कर्म बताता है कि उसके लिए आप कर्म क्या कर रहे हैं। तो 5th हाउस आपके डाइजेशन का है, और आप पेट के लिए जो कर्म करते हैं वहां से 10th हाउस है, यानी सेकंड हाउस। तो आपका फूड हैबिट, क्या खाते हैं क्या पीते हैं, वो सेकंड हाउस बताता है। तो जब भी आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम देखना है, आप 5th हाउस 5th लॉर्ड तो देखते हैं, उसके पहले सेकंड हाउस भी देख लीजिए। क्योंकि प्रॉब्लम दो तरीके से हो सकती है, एक तो या तो आप गलत खाना पीना ले रहे हैं, ज्यादा कॉमन तो वही है, तो आपका डाइजेशन खराब है। हो सकता है आप खाना पीना सही ले रहे हो, लेकिन एक्चुअली आपके एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम है, आपके लीवर में, आपके इंटेस्टाइन में, तो अलग चीज है। भाई बहुत से लोग बहुत सही डाइट और सब कुछ लेते हैं, फिर भी प्रॉब्लम हो जाता है। तब तो आपको 5th या 6th हाउस में दिखेगा। लेकिन अगर आप खाना पीना सही नहीं ले रहे हैं, तो पहले आप सेकंड हाउस देखिए ना। और जब तक आप सेकंड हाउस को नहीं चेक करेंगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि इनका फूड हैबिट खराब है, तो फूड हैबिट में चेंज क्या करना। तो सेकंड हाउस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जब भी आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम दे, जितना कि 5th और 6th। आप दूसरी तरीके से काउंट कीजिए। 4th हाउस जो होता है लगन से, वो आपके मेंटल पीस को दिखाता है। तो हर हाउस से 4th हाउस उसका सुख हुआ। 4th हाउस लगन से आपका सुख होता है, तो हर हाउस से 4th हाउस उसका सुख दिखाता है। तो सेकंड हाउस से 4th काउंट करेंगे तो 5th हाउस आएगा। सेकंड हाउस हो गया आपके फूड हैबिट का, उसका जो सुख है वो वहां से 4th हाउस है, यानी 5th हाउस। खाना खाएंगे उसका सुख यही है कि आसानी से अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम देगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें भी एक और इंटरेस्टिंग बात है कि आप 5th हाउस 5th लॉर्ड को देखते हैं, ठीक है। उसमें भी जुपिटर को उन्होंने डाइजेशन का कारक कहा है। अब मोस्टली तो लोगों को ये लगता है कि खाना पचाने के लिए अग्नि इंपॉर्टेंट है। तो जब अग्नि इंपॉर्टेंट है, तो जुपिटर को कारक क्यों बनाया? जुपिटर तो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर आप बात पित्त कफ के हिसाब से भी देखेंगे, जो 3 दोष हैं आयुर्वेद के, उसमें भी जुपिटर कफ रिप्रेजेंट करता है। अग्नि का तो कोई उसमें रोल है ही नहीं। तब भी जुपिटर कारक है। प्रदीप जी क्या कह रहे हैं? डाइजेशन फायर वो देता है सन। हम्म, 5th हाउस इज लियो। बिल्कुल ठीक। तो आप देखिए डाइजेशन का कारक क्यों। बेसिकली जब आप आयुर्वेद में भी जाएंगे ना, तो हमारे यहाँ जो दिया गया उसमें आपको आपको लगता है कि केवल एक टाइप की अग्नि होती है जो हमारा फूड डाइजेस्ट करती है। लेकिन आयुर्वेद में एक नहीं, 13 टाइप्स की अग्नि बताई। वहां पे टोटल आपको 13 टाइप्स मिलेंगे अग्नि के। ये देखिए, जिसमें उन्होंने 7 टाइप्स की तो धातु अग्नि बताई है, धातुओं की अग्नि। फिर 5 टाइप की उन्होंने भूताग्नि बताई है। फिर एक उन्होंने कही है जठराग्नि, जो फूड को डाइजेस्ट करती है, वो जठराग्नि होती है, वो केवल एक टाइप की है, बाकी जो 12 है वो अलग है। ठीक। बाकी 12 में भी आप देखेंगे, जो 5 भूत अग्नि बताएगी वो पंच महाभूतों के बेस पे बताएगी, कि जो आपके अलग अलग 5 महाभूत है ना, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सब की अपनी अलग अलग अग्नि। इसी तरीके से उन्होंने 7 धातुओं की अग्नि बताई। 7 धातुओं की अग्नि का मतलब उन्होंने ये माना है कि बॉडी में 7 धातुएं होती हैं। तो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र,
इनको ब्रॉडली जो आज के टाइम रिलेट करते हैं लोग, क्या बोलते हैं मॉडर्न साइंस में, तो रस को लोग कह देते हैं जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है। पूरी तरीके से वो रिलेशन सही है नहीं, ब्रॉडली लोग यही रिलेट करते हैं। एक्चुअली रस का उन्होंने जो क्लासिफिके वो डिस्क्रिप्शन दिया है उनका ये है कि जब आप फूड खाते हैं, फूड खाना खाने के बाद जब डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद में जो न्यूट्रिशन निकलता है उसको उन्होंने रस कहा है। अब उसको कुछ लोग लिम्फेटिक फ्लूइड से रिलेट करते हैं, कुछ लोग ब्लड प्लाज्मा से, अपना अपना लोगों का वो है, ठीक है। उसके बाद रक्त, रक्त उन्होंने कहा है ब्लड के लिए, बहुत कॉमन, ठीक। रक्त के बाद तीसरी है उन्होंने मांस, ठीक है, मांस मतलब मसल के लिए कहा है। फिर चौथी धातु उन्होंने बताई मेद, मेद जो होता है आपका बॉडी फैट होता है। फिर उसके बाद अस्थि, अस्थि आपका जो है बोन्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद है मज्जा, मज्जा कहते हैं उन्होंने बोन मैरो के लिए। फिर लास्ट धातु उन्होंने शुक्र धातु बताई, इसको हम सीमेन से रिलेट करते हैं। और इनका ऑर्डर जो है ऐसे ही है, ये इसी ऑर्डर में इनका फॉर्मेशन होता है। जब आप खाना खाएंगे, फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपकी रस धातु बनेगी। उसके बाद रस से फिर रक्त बनेगी, रक्त से फिर उन्होंने कहा मांस, मांस से फिर अस्थि, मांस, मांस से फिर मेद धातु, मेद से फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र, सबसे लास्ट में जाके शुक्र धातु बनती है। और वो पूरा ऑर्डर ऐसा ही। और शुक्र के बाद उन्होंने फाइनली कहा है कि तब आपका ओज बनता है, ठीक है। ओज को क्या करते हैं लोग आज के टाइम, जो है आप आयुर्वेद के टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने इम्यूनिटी से रिलेट कर रखा है, वो भी पूरा रिलेशन सही नहीं, मैं आपको क्लियरली बता दूं। तो मांस वो सॉरी शुक्र के बाद जब सातों धातुएं बन जाती हैं तब लास्ट में ओज बनता है, ठीक। तो ये पूरा, तो ये अलग अलग धातुओं की भी अलग अलग होगी। ठीक वैसे ही जैसे बॉडी में एक एक सेल जो है न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है, डाइजेशन भी होता है, एनर्जी प्रोडक्शन भी करता है, और उसके अलावा जो है रिप्रोडक्शन भी करते हैं, सारे सेल और टिश्यू करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी अलग अलग धातुओं में होता है। अब आप जब डाइजेशन में जाएंगे ना, ठीक, तो डाइजेशन में जो है जुपिटर को कारक इसलिए माना गया है, बेसिकली जुपिटर के पास अग्नि है, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि डाइजेशन के लिए उसको कारक बना दी जाए। क्यों? क्योंकि किसी भी प्लेनेट की ज्यादातर आप देखिए दो राशियां मिलेंगी, एक उनकी मूल त्रिकोण राशि, एक उनकी अपनी राशि। मूल त्रिकोण का मतलब होता है जिसमें रूट जो उनका नेचर है वो उसी राशि से है, मूल का मतलब होता है रूट, या उनका जो बेसिक फंक्शन है उस प्लेनेट का वो उसकी मूल त्रिकोण राशि से लिया गया। तो जुपिटर की दो राशियां हैं, एक सैजिटेरियस है, एक पाइसिस। सैजिटेरियस उसकी मूल त्रिकोण राशि है, सैजिटेरियस और पाइसिस दोनों उसकी अपनी राशि है, दोनों का लॉर्डशिप जुपिटर के पास है। बट उसमें से भी जो सैजिटेरियस है वो उसकी मूल त्रिकोण राशि। तो जुपिटर का जो बेसिक कैरेक्टर वो सैजिटेरियस वाला है, या जो बेसिक फंक्शन है वो सैजिटेरियस वाला है। सैजिटेरियस एक फायरी साइन है, ठीक। तो जुपिटर के अंदर भी फायर मिलेगी आपको। आप इसीलिए देखिए जिनका जुपिटर स्ट्रांग है, जुपिटर लगन है, लगन लॉर्ड है, उनके अंदर आपको जल्दी गुस्सा दिखाई नहीं देगा, जब आएगा तो बहुत भयंकर गुस्सा। क्यों? क्योंकि जुपिटर के अंदर जो बेसिक नेचर है वो सैजिटेरियस वाला है, पाइसीज वाला नहीं है। पाइसीज का क्वालिटी है वो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनका जो बेसिक फंक्शन है वो आपको सैजिटेरियस का दिखाई देगा, क्योंकि सैजिटेरियस उसकी मूल त्रिकोण राशि है। एक ये भी रीजन है। दूसरा रीजन क्या है कि जुपिटर को आप देखिए ऑक्सीजन से रिलेट करते हैं ना, प्राणवायु, ठीक। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, प्राणवायु का कारक मोस्टली लोग जुपिटर को ही मानते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन भी। लेकिन जब प्राणवायु का कारक जुपिटर है तो बाकी जो वायु गई वो कहाँ गई? क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में केवल प्राणवायु नहीं, उन्होंने 5 टाइप की वायु बताई, जिसमें उन्होंने कहा एक है प्राणवायु, फिर दूसरी उदान वायु, फिर समान वायु, फिर व्यान वायु और अपान वायु। ये 5 टाइप की बताएगी, उसमें से प्राणवायु सिर्फ एक टाइप है, तो जब प्राणवायु है तो बाकी भी चारों। अब मैं बहुत टाइम पहले एक
कहीं पढ़ रहा था तो उन्होंने बताया था प्राणवायु का कारक सैटर्न। हाँ, मुझे लॉजिक उनका समझ में आया नहीं, ठीक है। हो सकता है उन्होंने अपना कोई लॉजिक बताया लगाया हो, ठीक। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं। क्योंकि जब इन वायु को बताया गया तो उनके अपने अपने बॉडी पार्ट भी बताए गए कि ये बॉडी पार्ट में यहाँ यहाँ हो। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि इनका फंक्शन क्या है। तो जब प्राण वायु है, प्राण वायु का उन्होंने जो रोल बताया वो आपके लंग्स में, हार्ट में और आपके ब्लड वेसल्स में मिलेगी। वो स्पेसिफिक उन्होंने क्लियरली उसमें लिखा है। हो सकता है मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ, बात अलग है, लेकिन अलग अलग वायु का अलग अलग उन्होंने प्लेस बताया कि आपके बॉडी पार्ट में इस जगह पे। उदान वायु के लिए कहा है जो आपका नेक का रीजन होता है उसमें, तो उदान वायु आपकी स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तीसरी उन्होंने बताई है व्यान वायु। तो व्यान वायु उन्होंने कहा वो हार्ट में होती है, ब्लड वेसल में होती है, उसका काम है पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई। ठीक। तो प्राणवायु का कारक जुपिटर हो गया, वो आपने ऑक्सीजन कह दिया। स्पीच का कारक मरकरी है, तो ठीक है मरकरी भी हो गया, जो वायु स्पीच से रिलेटेड है, ठीक। अब तीसरी आपने कही व्यान वायु, उसका भी कारक जुपिटर हो गया, ठीक है। वो भी हार्ट और इन सब में मिलती है, ठीक। चौथी उन्होंने कही है समान वायु। समान वायु उन्होंने कहा है वो है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। वो आपका जो एब्डोमिनल पार्ट होगा वहीं पे उसका लोकेशन है और कहीं नहीं। फिर पांचवी उन्होंने कही है अपान वायु। अपान वायु का काम है बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना। अब वो उन्होंने बताया जो लोअर एब्डोमेन का पार्ट होता है, आपकी किडनी है, फीमेल्स में यूटरस है, या एनस रेक्टम, ये जो एरिया होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, यहाँ मिलती है। तो आप ओवरऑल देखिए वेस्ट प्रोडक्ट का कारक भी सैटर्न ही है। अब किस हिसाब से जो है उन्होंने सैटर्न को, मतलब जो भी डिस्क्रिप्शन देके सैटर्न को प्राणवायु से रिलेट किया, वो अभी तक समझ में नहीं है। आप एस्ट्रोलॉजी में भी देखेंगे तो फोर्थ हाउस में कैंसर राशि आती है, वहां पे जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है। तो फोर्थ हाउस आपके चेस्ट लंग्स का है, जुपिटर आपकी प्राणवायु, ठीक है। मरकरी आपकी स्पीच का कारक है, थर्ड हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। मरकरी आपकी उदान वायु जो आपको स्पीच में हेल्प कर रही है। अगर आपको स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप उसको देखते हैं। जब डाइजेशन की बात आती है तो वहां पे जो डाइजेशन का कारक जुपिटर को लिया गया, वो इसलिए लिया गया कि जुपिटर के अंदर अग्नि तो है, बट बेसिकली वो जो रोल प्ले कर रहा है वो समान वायु का कर रहा है। समान वायु का काम उन्होंने ये नहीं बताया कि आपका कोई डाइजेशन करेगी, वो कोई अग्नि नहीं है। उन्होंने लिखा है जो फूड का मूवमेंट होता है ना, वो समान वायु का काम है। अगर वो नहीं होगा तो डाइजेशन नहीं होगा। जब ये उस फूड के मूवमेंट में आपको हेल्प करेगी तो फूड, आप जो भी फूड इनटेक करते हैं वो आपके फूड पाइप में जाता है, फिर अलग अलग बॉडी पार्ट में जाके डाइजेस्ट होता है, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां से फिर लार्ज इंटेस्टाइन जाता है। वो सारा मूवमेंट आपका समान वायु। वो समान वायु का रोल जो है जुपिटर का है। और इसी तरीके से जितनी पूरी बॉडी है ना, उसमें उन्होंने 5 टाइप की वायु बताई है, 5 टाइप के पित्त बताए और 5 टाइप के कफ। ये पूरी बॉडी में हर बॉडी पार्ट में होता है। तो हर जगह आपको वायु भी मिलेगी, हर जगह आपको अग्नि भी मिलेगी, हर जगह आपको कफ का पार्ट मिलेगा। कफ बेसिकली वाटरी एलिमेंट होता है, अगर आप ब्रॉड लेवल पे समझना चाहते हैं। बाकी उन्होंने उसके अलग अलग टाइप बताए। तो ऐसा कोई बॉडी पार्ट नहीं जहाँ तीनों चीज नहीं है। हर जगह वायु तत्व भी है, हर जगह अग्नि तत्व भी है, हर जगह जल तत्व भी है, और आकाश तत्व तो है ही। तो उसी तरीके से डाइजेशन में भी जो जुपिटर है वो आपका समान वायु, ठीक है। जो अग्नि है वो बेसिकली सन है, जो काल पुरुष के फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, ठीक। इसी तरीके से जब अग्नि आ गई और वायु तत्व आ गया ना, कफ का भी एलिमेंट है, ठीक है। जब आप उसमें पढ़ेंगे तो उन्होंने कफ के भी अलग अलग टाइप बताए, उसमें से एक आपको जो है मिलेगा जो डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। एक उन्होंने अवलंबक कफ कहा है, एक तर्पक कफ कहा है। इस तरीके से आपको 5 टाइप मिलेंगे। आपको पढ़ना है तो आप जाके पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम अभी हमारे लिए वो जरूरी नहीं है, हमको एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, ठीक। तो जब भी आप डाइजेशन का रोल देखेंगे तो डाइजेशन के लिए आप फिफ्थ हाउस देखिए, फिफ्थ लॉर्ड देखिए।
और फिर सन को देखिए और जुपिटर को देखिए, उसमें से कौन सी चीजें ज्यादा एफ्लिक्शन में, वहां से आपको पता चलेगा प्रॉब्लम है किससे रिलेटेड। तो फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड, और क्या बोलते हैं, आप सन और जुपिटर दोनों को देखिए। अगर जुपिटर का एफ्लिक्शन है तो प्रॉब्लम जुपिटर से रिलेटेड है। अगर सन का एफ्लिक्शन है तो वाकई जो है आपको प्रॉब्लम किससे है, वह अग्नि तत्व का प्रॉब्लम। क्योंकि प्रॉब्लम भी आपको अलग अलग टाइप से मिले। एक लोग वो हैं जिनका फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो जा कहाँ रहा है, मतलब वो ऐसे ही पड़ा है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक कोई भी फूड इनटेक आपने किया था, उसको 3 घंटे में डाइजेस्ट होना तो 6 घंटे में डाइजेस्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी अग्नि स्लो है। ऐसा भी हो सकता है कि होना था 3 घंटे में डाइजेस्ट, आपका डाइजेशन इतना फास्ट है कि आपको जो है 1 ही घंटे में डाइजेस्ट हो जाता, आपको लूज मोशन होने लगे। ये भी हो सकता है ना। वहां से आपको पता चलेगा कि आपका सन एफ्लिक्स, सन का प्रॉब्लम आ रहा है कि जुपिटर का प्रॉब्लम आ रहा है, किसका प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक। चलिए। आप देखते हैं जो कॉमन जो आपको प्रॉब्लम वो किस तरीके से। जब आप प्लेनेट को भी अलग अलग डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे उसमें जो है प्लेनेट भी आपके वायु तत्व, आकाश तत्व, अग्नि और जल तत्व, इन पे डिवाइड किए गए। जिसमें से जो वायु तत्व के प्लेनेट है वो सैटर्न और राहु है। अग्नि तत्व के जो भी प्लेनेट है वो आपका सन है, मार्स है और जुपिटर, सॉरी सन, मार्स और केतु। ये तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक। और जो भी जल तत्व का प्लेनेट है ना, वो आपके मून और वीनस है। जुपिटर आपका आकाश तत्व। इसी तरीके से राशियों को भी 3 पार्ट में क्लासिफाई किया, सॉरी 4 पार्ट में। तो 159 आपके फायरी साइन है। 2610 आपके अर्धी साइन है, पृथ्वी तत्व के। 3711 आपके वायु तत्व की राशि है। 4812 आपकी जल तत्व। यही क्लासिफिकेशन राशियों की। तो जब भी आपको देखिए, अगर सिंपली डाइजेशन का प्रॉब्लम देखना, जब भी आप देखेंगे फिफ्थ हाउस या फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, ये दोनों एफ्लिक्शन में, तो कहीं ना कहीं आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम दिखाई देगी। अब डिफरेंशिएट ये करना है कि अगर फिफ्थ हाउस और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है एफ्लिक्शन में, तो आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है वो आपके एब्डोमेन के अपर पार्ट में, नेवर के ऊपर का जो भी पार्ट है, ज्यादातर वहां की बॉडी पार्ट में आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी। अगर सिक्स हाउस और सिक्स हाउस का लॉर्ड एफ्लिक्टेड है तो आपको लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम तब भी डाइजेशन का।
फिफ्थ हाउस का लॉर्ड एफ्लिक्शन में है तो आपको प्रॉब्लम है, लेकिन नेवल के ऊपर का जो पार्ट है वहां पे। ठीक है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड एफ्लिक्शन में है तो आपको लोअर एब्डोमिनल प्रॉब्लम होने के चांस है। अब अगर दोनों जगह है तो फिर दोनों ही जगह हो सकती है। उसमें से भी जो सबसे कॉमन आसान तरीका देखने का, अगर आपका फिफ्थ हाउस और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड एफ्लिक्शन है तो ज्यादातर आप देखेंगे कि आपको गैस या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम तभी मिलेगा जब फिफ्थ हाउस में वायु तत्व की राशि, और फिफ्थ या सिक्स्थ हाउस में और वायु तत्व के ही प्लेनेट हो। वायु तत्व की राशि आपकी 3 7 11 है, जेमिनाई है, लिब्रा है या एक्वेरियस है। इनमें से कोई भी राशि आपके फिफ्थ या सिक्स्थ हाउस में आ जाए, प्लस सैटर्न और राहु वहां बैठे हैं या उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। हालांकि सैटर्न और राहु का इन्फ्लुएंस होगा, ठीक। तो एक्वेरियस के केस में तो सैटर्न और राहु अपने ही हाउस को देखेंगे। लिब्रा के केस में भी सैटर्न वहां पे एग्जॉल्टेड होता है। लेकिन आप ये पहले एनालाइज कर लीजिएगा कि फिफ्थ या सिक्स्थ हाउस में वायु तत्व की राशियां हों, सैटर्न और राहु वायु तत्व के प्लेनेट वहां पे इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, चाहे वो बैठे हुए हैं या दृष्टि डाल रहे हैं, फिफ्थ हाउस पे या फिफ्थ हाउस के लॉर्ड पे भी, दोनों में से कहीं। इसके साथ साथ अगर जुपिटर भी एफ्लिक्शन में है बहुत ज्यादा, तब आपको गैस का प्रॉब्लम देगा या कॉन्स्टिपेशन। इससे भी ज्यादा मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, उसके पहले सेकंड हाउस देख लीजिए। वहां पे अगर एफ्लिक्शन है तो इसका मतलब है कि फूड हैबिट ही खराब है, प्रॉब्लम वहां से शुरू हुआ है। स्पेशली अगर बिना देखिए, वैसे तो होता क्या है ना, जिनको गैस होती है उनको एसिडिटी भी हो जाती है, जिनको एसिडिटी होगी उनको गैस भी मिलेगी, दोनों आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बॉडी में क्या होता है, जब हीट बढ़ेगी तो वायु को जो है वैसे ही इम्बैलेंस कर देती है। हीट बढ़ेगी तो भी वायु को इम्बैलेंस कर देगी, वायु तत्व ज्यादा बढ़ जाएगा तो हीट को इम्बैलेंस कर देगा अग्नि को, और ज्यादा तेज हवा चलेगी तो आग बुझ जाएगी। बिना हवा के आग जल भी नहीं सकती। तो ज्यादातर केस में आपको दोनों ही मिलेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे 3 7 11 राशियां हैं फिफ्थ हाउस में या सिक्स्थ हाउस में, उनके लॉर्ड एफ्लिक्शन में, ठीक, तो आप देखिए उस पे भी जुपिटर अगर एफ्लिक्शन में है या रेट्रोग्रेड है आपके चार्ट में, तो आप देखेंगे आपको गैस या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। और ऐसे लोगों को आपको एक्सट्रीम स्ट्रेस और एंजाइटी भी दिखेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपके थॉट प्रोसेस का है। आप कभी भी देखिए, आपको जब भी स्ट्रेस और एंजाइटी होगा सबसे पहले आपका पेट ही खराब होगा, या आप रात में सोए नहीं तो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, हैवीनेस लगने लगेगा। आपको कोई ऐसा चीज याद आ जाए, कोई ऐसा काम हो जिसमें आप नर्वस फील कर रहे हो, आपका डाइजेशन खराब होगा, या तो आपको लूज मोशन होने लगे, या गैस बनने लगी, या कॉन्स्टिपेशन होने लगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपके थॉट प्रोसेस का है। आप हमारी बॉडी में भी जाएंगे तो ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो सप्लाई देता है आपके एब्डोमेन, इसलिए आप कुछ भी सोचते हैं ना, अच्छा है बुरा, उसका इम्पैक्ट आपके डाइजेशन पे आता है। क्या आयुर्वेद में तो ये, आयुर्वेद तो कहता है कि जितनी प्रॉब्लम है उनका रूट कॉज ही आपका डाइजेशन। तो आप कभी भी देखिए, आप कुछ भी सोचिए, कैसा भी थॉट हो, आपका इम्पैक्ट सबसे पहले डाइजेशन पे ही आता है। आप ज्यादा खा लें, पेट भारी हो जाए तो आपको नींद नहीं आ रही, सोए नहीं है तो डाइजेशन खराब हो गया, दोनों केस में आप देखेंगे, क्योंकि वो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड। ठीक।
तो अगर फिफ्थ हाउस या सिक्स हाउस में फायरी साइन है, उनके लॉर्ड एफ्लिक्शन में है, ठीक है, तो आप देखिए, और जुपिटर एफ्लिक्शन में है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन या गैस का प्रॉब्लम मिलेगा। इसके अलावा भी आप बहुत सारी कंडीशन देख सकते हैं, जैसे अक्सर सैटर्न जब रेट्रो होता है तब भी ऐसे के लोगों के चार्ट में आपको गैस या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप डिफरेंस समझिए क्या है। कॉन्स्टिपेशन दो तरीके से हो सकता है। एक, आपका खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा सही से, बहुत देर में डाइजेस्ट हो रहा है। दूसरा ये है कि खाना डाइजेस्ट हो गया लेकिन पेट नहीं साफ हो रहा है। तो जब फिफ्थ हाउस में या सिक्स हाउस में आपके जो फायरी सॉरी वायु तत्व की राशियां होंगी, 3, 7, 11 राशियां, उनके लॉर्ड एफ्लिक्शन में होंगी, ठीक, और जुपिटर भी एफ्लिक्शन में, तो इसका मतलब है डाइजेशन का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होता है ना, तो वहां पे आप देखेंगे आपका डाइजेशन जैसा भी है, लेकिन चूंकि आपका पेट साफ नहीं हो रहा, इस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस आपका फूड है, एट्थ हाउस आपका टॉयलेट है, दोनों एक दूसरे से सेवंथ है, तो एक दूसरे को कंप्लीट भी करते हैं, एक दूसरे के लिए मारक भी। तो आप मान लेते हैं सेकंड हाउस है, आपको भूख ही नहीं लग रही, तो एट्थ हाउस टॉयलेट का क्या काम। एट्थ हाउस है, मान लेते हैं आपका जो है, अगर मॉर्निंग रूटीन नहीं सही है, पेट नहीं साफ होगा, तो सेकंड हाउस में भूख वैसे भी नहीं लगेगी, तो दोनों एक दूसरे के लिए मारक है। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड जब होता है और जब कॉन्स्टिपेशन देता है, तो इसी तरीके से देता है, तो सैटर्न स्लो करता है चीजों को। सैटर्न रिप्रेजेंट करता है आपकी अपान वायु का। अपान वायु का काम है बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना। अगर वो रेट्रोग्रेड हो गया है या वो एफ्लिक्शन में आ गया, तो आपका पेट साफ नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम अपान वायु का है, ना कि बाकी कुछ और। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं, जैसे सैटर्न मून के साथ बैठ जाए, मून पे दृष्टि डाल दे, तो आप देखिए तब भी डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो स्ट्रेस, एंजाइटी और मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो गया इस वजह से होता है। हर सारी जगह पे आप देखिए रीजन अलग अलग है। ठीक। तो जब भी आपको गैस या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम देखना है, आप देखिए वायु तत्व की राशियां हैं फिफ्थ या सिक्स हाउस में, उनके लॉर्ड एफ्लिक्शन में होने चाहिए, ठीक है, तो अब आपको ये प्रॉब्लम दिखेगा। जुपिटर तो इन जनरल डाइजेशन वाली प्रॉब्लम में एफ्लिक्टेड मिलेगा नहीं। और जो पहली दो कंडीशन बताई वो जरूर चेक कीजिए। इसके अलावा सैटर्न रेट्रोग्रेड चार्ट में तब भी ये प्रॉब्लम मिल सकता है, लेकिन उसका रीजन अलग है। और जितने भी गैस या कॉन्स्टिपेशन वाले चार्ट होंगे, उन सब में आपको सन एफ्लिक्टेड या वीक मिलेगा एडिशनली। क्यों? क्योंकि सन रिप्रेजेंट करता है आपके अग्नि तत्व को। जब आपका अग्नि तत्व वीक हो गया, तभी फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए हैवीनेस बना हुआ है। इसलिए जुपिटर एफ्लिक्टेड मिलेगा, बट जुपिटर का रोल सन से ज्यादा नहीं मिलेगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आप सन का देखें। जुपिटर का रोल अभी आगे वाली प्रॉब्लम आएगी तब उसमें ज्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा। तो ये तीन चार कंडीशन आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसको गैस का प्रॉब्लम है कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम। ठीक है, अभी देखिए, अभी आपको पता चल जाएगा ना कि जितना वैट देते हैं त्रिफला खाओ तो पेट साफ हो जाता है। त्रिफला तो एकदम चमत्कार कर देता है। अभी आपको पानी उड़ा पता चल जाएगा त्रिफला कितना चमत्कार करता है, कितनों का पेट साफ हुआ, कितनों की जेब साफ हुई। और इस क्लास में 400-500 लोग हैं, 500 लोगों में से अगर 5 आदमी भी ये कह दे कि बहुत खतरनाक डाइ कॉन्स्टिपेशन था मेरा और त्रिफला लेने से सही हो गया, तो मैं वाकई मान जाऊंगा कि हाँ। देखिए, अभी मैं क्लिनिक तो रन कर नहीं रहा हूँ, तो मैं ये कह नहीं सकता मैं प्रैक्टिस करना बंद कर दूंगा।
जॉब मैं कर नहीं रहा हूँ डॉक्टर की, डिग्री जरूर हो, मैं सरेंडर कर सकता हूँ। अगर ऐसा हो गया तो। विराज जी क्या कह रहे हैं? चलिए। इसमें देखिए, हालांकि इसमें आपको नौमांस चार्ट भी मिला हुआ है, पर हम अभी नौमांस का यूज नहीं कर रहे। आप फिफ्थ हाउस में जाएंगे तो आप देखिए, फिफ्थ हाउस में राशि तो पृथ्वी तत्व की है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे आपको राहु मिलेगा जो एक वायु तत्व का प्लेनेट। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड वीनस जो है केतु के साथ बैठा है, वो भी स्कॉर्पियो। केतु अपने आप में चीजों को ब्लॉक करता है, तो वहां से आप देख लीजिए। अब इसके बाद आप देखिए जुपिटर तो चलिए है ही ट्वेल्थ हाउस में। सिक्स हाउस देखिए, सिक्स हाउस का भी जो लॉर्ड है मरकरी, ठीक है। आप देखेंगे सिक्स हाउस में मार्स का दृष्टि है, चलिए एक एफिक्शन है। एक एफिक्शन कभी भी सीवियर प्रॉब्लम नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। कम से कम किसी भी हाउस लॉर्ड पे दो एफिक्शन तो होने ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो सिक्स हाउस का लॉर्ड मरकरी है ना, वो कंबस्ट है, सैटर्न के साथ बैठा हुआ है और सन के साथ बैठा हुआ है। तो एक तो सैटर्न अपने आप में एक मेलेफिक हो गया जो उसको एफ्लिक्ट कर रहा है, ऊपर से सन खुद एट लॉर्ड है, ये एक प्रॉब्लम, और उस पर भी वो कंबस्ट है। तो आप देखेंगे फिफ्थ और सिक्स हाउस में जो ज्यादा प्रॉब्लम है वो सिक्स हाउस की वजह से है, डाइजेशन। लेकिन फिफ्थ हाउस में भी वायु तत्व का प्लेनेट बैठा है राहु, और सिक्स लॉर्ड के साथ सैटर्न बैठा है। और उसमें भी इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, सैटर्न एक्सॉल्टेड है लिब्रा में, तो है भी बहुत स्ट्रांग। तो तब इनको प्रॉब्लम है, इनको गैस के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी का भी प्रॉब्लम। और आप इस चार्ट में सन की स्ट्रेंथ देखिए, सन लिब्रा में जो है नीच का हो जाता है। हालांकि वो ऐसे तो दिग्बली है टेंथ हाउस में, लेकिन साइन वाइज आप देखिए तो नीच का है सन। और सन जो है वैसे भी सिक्स लॉर्ड मरकरी और खुद एट लॉर्ड सैटर्न से अफेक्टेड। तो सन अपने आप में बहुत ज्यादा वीक है, कि आप जो खाना खा रहे हो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। आप देखिए सन का पोजीशन इसमें आपको बहुत वीक मिलेगा। इसी तरीके से जितने भी आपके कॉन्स्टिपेशन और गैस का प्रॉब्लम जिनको एक्सट्रीम होता है ना, उनके केस में आप देखेंगे सन बहुत वीक मिलता है आपको चार्ट, या एफ्लिक्टेड मिलेगा। और ये जितनी प्रॉब्लम है ना जिनका आपको पता चल रहा है कि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है सही से, कोई श्योर शॉर्ट क्योर नहीं है, आपको सर दर्द हो रहा है लगातार, आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम, इनमें ज्यादातर केस में आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम मिलेगा। जिस दिन आपका डाइजेशन सही हो जाएगी बहुत सारी प्रॉब्लम सही हो जाती है। अब मोस्टली केसेस में देखिए, या तो प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल होगा या डाइजेशन से रिलेटेड होगा, या दोनों इंटरलिंक्ड। ठीक। अभी आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। देखिए, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम है, खासकर कॉन्स्टिपेशन का, और आप उसको ठीक करना ही चाहते हैं, तो ये जो त्रिफला इफला ये सब काम करता है, ठीक है। लेकिन ये सब मेडिसिन तब लिखी गई थी जब सतयुग में लोग होते थे, जब इंसान पैदा होते थे। कलयुग वाले लोगों के लिए थोड़ी लिखी गई होंगी, कि जब इंसान होते थे और इंसान इंसानों वाला खाना खाते थे। अभी आज की तरह नहीं कि जानवरों को ही पीछे छोड़ दिया उन्होंने, तो जानवर तो फिर भी बेचारे कुछ छोड़ देते होंगे, वो तो कुछ भी नहीं छोड़ रहे। तो तब ऐसे केस में आप देखिए त्रिफला जो है 150 लोगों में किसी एक पे काम करेगा। त्रिफला तब काम करता है जो बहुत हल्का फुल्का प्रॉब्लम हो ना, तो त्रिफला उफला असर दिखाते हैं, अदरवाइज कहीं कुछ नहीं दिखाते। और क्लिनिक पे तो आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास चले जाइए जो अच्छा प्रैक्टिशनर होगा, वो तो त्रिफला उफला अपने आप मंगाता भी नहीं। उसको ही पता है कि कोई ऐसा पेशेंट आना नहीं है कि त्रिफला से पेट साफ हो जाए। भाई त्रिफला में क्या होता है, हरड़ होता है, आंवला होता है, बहेड़ा होता है, उनमें से कोई भी ऐसा स्ट्रांग लैक्सेटिव नहीं है कि पेट साफ कर दे। और त्रिफला के 50 और यूज है, वो उसमें यूज होता है, लेकिन आप ये कहिए कि आपका पेट साफ हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। बहुत हल्के से हल्का, या हल्के से हल्का तो छोड़िए, मैं उसको उस कैटेगरी में रखूंगा कि जब आपका पेट ऑलरेडी साफ हो रहा है तब आप त्रिफला ले सकते हो। तो पेट खराब होने के बाद त्रिफला काम वाम नहीं करता आज के टाइम। और करे तो आप बता दीजिएगा हमने लिया था और हमारा साफ हो गया।
तो जो चीज प्रैक्टिकल आप वो देखिए ना। वो रेमेडी बताने वाले वैसी तरीके से बता देते हैं, वीडियो बनाने लगे त्रिफला लेने से त्रिफला राम बाण है पेट के। भाई जिसने प्रैक्टिस की नहीं उसको पता ही नहीं त्रिफला राम बाण है क्या है। त्रिफला वो बाण है जो लगेगा, असर नहीं करेगा। आज के टाइम हर चीज में ब्रह्मास्त्र लेना पड़ता है, तो इसलिए आप आयुर्वेद के जितने लैक्सेटिव देखेंगे उसमें सनाई की पत्ती मिली होती है। इसका लैटिन ने मुझे नहीं याद आ रहा, वो होता है। उसमें जितना टोटल कंपोजिशन होता है उसमें से 50 से 60% आपको सनाई मिलता है। बिना उसके कोई भी लैक्सेटिव पेट वेट साफ नहीं कर सकता आयुर्वेद में। आप कोई उठा के देख लीजिए, मार्केट में जितने आते हैं, चाहे वो आपका ये ऐड आते रहते टीवी में, पेट सफा और ये दुनियादारी जितना भी है, तो सब में 50% होता है, 50-55%। और जो जितना अच्छे से पेट साफ कर देता है उसमें उतना ही ज्यादा अमाउंट में आपको मिलेगा। बाकी 30-40% बाकी चीजें मिलेंगी आपको। हालांकि उसमें डिपेंड ये करता है कि आपका कॉन्स्टिपेशन है किस वजह से। आपको एसिडिटी ज़्यादा हो रही है इस वजह से है कि गैस या बाकी चीज़ों की वजह से। लेकिन आप कुछ भी देखिए, लैक्सेटिव जितने मिलेंगे उसमें आपको ये मिलेगा। उसमें सब में आपको, जो मैंने कहा ना, सनाई की पत्ती आती है वो मिली हुई होती है। त्रिफला विफला उसमें कहीं कोई नहीं यूज करता, बहुत कम। तो बेसिकली खैर आप वो मेडिसिन तो क्या लेंगे, वो टीवी में ऐड आता हो भले आप ले सकते हैं। अब वो क्या करता है, सनाई जब आप लेते हैं जितने भी लैक्सेटिव ना, वो जो आपके एब्डोमेन फिर देखिए क्रैम्पिंग सा होने लगता है ना, वो उसकी ही वजह से होता है। जब वो क्रैम्पिंग होता है इसी वजह से पेट वो साफ कर देता है, और कुछ नहीं। जबकि त्रिफला खाने होने से ऐसा कुछ नहीं होता, आप खाते रहिए। त्रिफला आप सुबह शाम रूटीन में 2-3-4 बार दिन में खाते रहिए, कोई ज्यादा खास वो होने वाला नहीं। ठीक। ठीक वैसे ही जैसे च्यवनप्राश हम लोग सर्दियों में खाते रहते हैं, उससे कोई कफ कोल्ड फीवर आज तक गया नहीं। तो अगर आपको पेट साफ करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले तो ऑयली स्पाइसी जंक फूड तो सबसे कॉमन है ही जो बंद करना है। आप कोल्ड और रेफ्रिजरेटेड चीजें बंद कर दीजिए। ठंडी चीजें जितनी उनका कारक सैटर्न है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी की भाषा समझते हैं तो वो आपके मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन को स्लो कर देती है, जिसमें से रेफ्रिजरेटेड वाटर या कोल्ड ड्रिंक ये सबसे ज्यादा। तो ऑयली स्पाइसी जंक फूड तो आपको बंद करना ही है, रेफ्रिजरेटेड चीजें भी इनटेक करना पड़ता है, स्पेशली आपका रेफ्रिजरेटेड वाटर है, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीजें ये आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आप ये लेते रहेंगे और फिर आप सोचेंगे हमारा डाइजेशन सही हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। तो एक तो ऑयली स्पाइसी जंक फूड बंद कर दीजिए, दूसरा ये है कि आप कोल्ड रेफ्रिजरेटेड चीजें बंद कर दीजिए। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि खाने के बाद ना कभी भी आप सोइए मत। आयुर्वेद के जितने भी आप टेक्स्ट उठा के पढ़ेंगे, जितने शास्त्र, उसमें सब में दिन में सोना उन्होंने हमेशा मना किया है। खाने के बाद तो छोड़ दीजिए, दिन में सोना ही मना किया है। सिर्फ एक कंडीशन उन्होंने बताई है कि अगर आप दिन में सोना चाहते हैं तो जब गर्मी का मौसम होता है बहुत ज्यादा, तब आप थोड़ी देर के लिए सो सकते हैं, या आप ऑलरेडी बीमार हैं तब आपको रेस्ट चाहिए तो अलग है। अदरवाइज दिन में नहीं सोना। इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ, आपको चेक करना है। ठीक। उन्होंने कहा कि दिन में भी आप सो सकते हैं, बाकी वैसे नहीं सोना है दिन में। तो आप ठंड के मौसम में दिन में सो के देखिए। आप आधे एक घंटे सो लीजिए, उसके बाद उठिए तो आपको इतना हैवीनेस फील होगा, इतना लेजीनेस, कि आपको लगेगा कि पता नहीं क्या। क्यों? क्योंकि दिन में सोने से बॉडी में कफ बढ़ जाता है। वो उसकी ही वजह से होता है, कफ आपको लेथार्जिक बनाता है। तो जब जब आप सोएंगे दिन में तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। भाई इसीलिए मैंने कहा ना कि जो पेपर में, न्यूज़पेपर में रिसर्च आती है, कौन करता है पता ही नहीं चलता। यहाँ 2-4 लोगों को ऑब्जर्व कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, पांचवें पे ये चीज काम करेगी। तो आप एक दिन दिन में सो के देखिए ठंड के मौसम में, आपको खुद ये पता चल जाएगा कि हम सोए और उठने के बाद कैसा फील।
दिन में सोना ही नहीं अगर आप चाहते हैं कि हमारा डाइजेशन अच्छा रहे। और उस पे भी खाने के बाद तो तुरंत तो कभी नहीं सोना। और इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ना तो आप खाने से पहले एक्सेस में वाटर इनटेक कीजिए ना खाने के बाद। आप आधे घंटे 45 मिनट का वेट कीजिए, अपने आप आपको प्यास लगने लगेगी। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ ऐसा क्यों है। जो हम वाटर इनटेक करते हैं, आप कहते हैं ना कि ये फूड हैवी हो गया, ये लाइट हो गया, ठीक है। बेसिकली जिसको हम हैवी समझते हैं वो हैवी नहीं होता, जिसको हम आज के टाइम लाइट समझते हैं वो लाइट भी नहीं होता। ठीक। तो उसी तरीके से जो वाटर इनटेक करते हैं वो हैवी फूड में आता है। तो लाइट फूड नहीं, आपको लगता है हमने खाली पानी ही तो पिया। पानी भी हैवी होता है। उसमें भी आप अगर आप कंपेरेटिव स्टडी करेंगे तो जो हम रेफ्रिजरेटेड वाटर पी रहे हैं वो सबसे ज़्यादा हैवी होता है। आप पी के देख लीजिए। कभी आप बहुत ठंडा चिल्ड वाटर एक ग्लास पी नहीं पाएंगे, पी लेंगे तो आप देख लीजिए खुद। आपको ऐसा लगेगा जैसे वो पेट में रखा ही हुआ है। हैवीनेस फील करेगा आप। जो नॉर्मल आप टैप वाटर यूज करते हैं वो थोड़ा लाइट होता है। जो बॉयल्ड वाटर होता है वो सबसे लाइट होता है। बट फिर भी इन जनरल किसी भी टाइप का पानी हो वो हैवी ही होता है। तो खाने के बाद आपको वो चीज़ें चाहिए होती हैं जो आपकी जो अग्नि होती है उसको बढ़ाए। जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनके सीक्रीशन को बढ़ाए तो आपका फूड डाइजेस्ट हो जाए। वाटर इनटेक जो है आपके डाइजेस्टिव एंजाइम के सीक्रीशन को बढ़ाता नहीं है, या आप कह सकते हैं कि आपकी अग्नि को बढ़ाता नहीं है। वो उसको और स्लो कर देगा। ठीक वैसे ही जैसे आपने आग जलाई है, उसके ऊपर पानी आप डाल दीजिए। अगर आप तुरंत पानी पी लेते हैं तो उसको स्लो कर देगा डाइजेशन को। तो एक तो आपने पहले ही खाना खाया हुआ था भरपेट, उस पर भी आपने एक और हैवी चीज ले ली, तो आपका कभी भी डाइजेशन सही नहीं रहेगा। खाने के बीच में आप भले थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं, सिप सिप करके। खाने के बाद नहीं। ठीक। ये तीन चार चीजें फॉलो कीजिए, आपका डाइजेस्ट कॉन्स्टिपेशन वैसे ही कम हो जाएगा। बाकी फिर आप मेडिसिन लेना है, फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। ठीक। बाकी त्रिफला तो आप जीवन भर ले सकते हैं। ठीक, उसका कोई रोक टोक नहीं है। त्रिफला बनाने के अलग अलग मेथड है। किसी ने 3:1:1 का रेशियो बताया तीनों का। जिन थ्री मतलब वैसे तो सभी जगह सेम ही है, कुछ एक आध जगह थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, कुछ एक आध टैक्स में डिफरेंस है, हर जगह नहीं। ठीक। तो एक कॉमन चीज जो त्रिफला आप लेते हैं वो हमेशा ले सकते हैं। ठीक है, लाइफ लॉन्ग। ठीक। उसमें भी अगर आपको जो है प्रॉब्लम ये आ रहा है ना कि आपका पेट नहीं साफ हो रहा है और अपान वायु की वजह से, तो अपान वायु को बैलेंस करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो आता है, जो हरड़ आती है उसका पाउडर आता है, वो लीजिए। ठीक है? उससे अगर अपान वायु आपकी बैलेंस हो गई तो शायद आपका पेट वैसे भी सही रहे। हरड़ का पाउडर मिलता है बाजार। उसको संस्कृत में हरितकी भी कहते हैं, तो हरितकी नाम से मिलता है। और ये सब तभी काम करेंगे ना जब आप गर्म पानी से लेंगे, ये भी मैं आपको बताऊँ। कोल्ड वाटर से कुछ भी ये काम करने वाला नहीं। कृष्णा जी बताएं। हाँ हाँ, बताइए फटाफट तो आगे चले। सर वो हरड़ की गोलियां भी आती है ना, छोटी छोटी, जो हाँ, आती है। गोली भी आती, पाउडर भी आता, सब आता हाँ जी, हाँ जी। है।
हाँ बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये जो हरण का पाउडर आप बता रहे हैं, ये सुना है कि जो ये ड्राई कर देता है, तो इसको जो है उसके अरंडी के तेल के साथ मिला करके लेना चाहिए। इंटेस्टाइन को अंदर से ड्राई उसको करता है। लोग, नहीं ऐसा कुछ नहीं है वो, ऐसे एकदम से ड्राइनेस नहीं करता। जब आप एक्सेस में लेंगे रेगुलर बहुत दिनों तक, तब बात अलग। तो उसके लिए लोग सर उसको अक्सर काऊ घी में भून के रख लेते हैं, तब लेते हैं। अच्छा अच्छा सर, मतलब अरंडी के तेल के साथ भी इसको लिया जा सकता है? हाँ ले सकते हैं, लेकिन आप उसमें ध्यान रखिए कैस्टर ऑयल जो है उसका डोज क्या है, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा ले लें तो। अच्छा अच्छा सर, थैंक यू कैस्टर ऑयल सर। जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है उनके लिए अच्छा है, लेकिन आप ये जी ध्यान सर, रखिए उसका डोज क्या है। सीवियर कॉन्स्टिपेशन का है दिक्कत ना, इसीलिए कह रहे हैं कि वो लेना रोज पड़ता है, इसीलिए कह रहे हैं कि वो सुना था कि ड्राइनेस कर देता है इंटेस्टाइन में, तो उसको जो अरंडी के नहीं तेल नहीं, के जब साथ आप लेना डेली चाहिए। लेंगे तभी ऐसा हो। जी सर, ठीक है, तो काऊ घी में सेफ रहेगा, ज्यादा सेफ रहेगा। हाँ। जी सर, थैंक। थैंक यू। पूछिए। सर आपने तीन वायु मेंशन करी, एक आई थिंक एक प्राण वायु, एक समान वायु और एक व्यान वायु, है हम्म। ना? ये तीनों का कारक जुपिटर है। हाँ। और सर जैसे अगर आपने बोला ये लंग्स और एब्डोमेन वाला एरिया में रहती है, तो मतलब ये डिफरेंशिएशन कैसे, मतलब ये कैसे डिस्क्राइब किया गया कि इन तीनों में क्या अंतर है? जैसे ये तीनों ही अगर इनका एरिया भी सेम है शरीर में, तो हम ये कैसे समझेंगे कि तीनों का अलग अलग फंक्शन कैसे हो रहा है? तीनों भाई नहीं, तीनों का अलग अलग फंक्शन है भाई, आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है। जैसे प्राण वायु का काम है आपको ऑक्सीजन देना, ये सब देना। उदान वायु, सॉरी, समान वायु का काम है सिर्फ वो डाइजेशन में हेल्प करेगी, और जो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन होंगे उस वहां पे जब प्रॉब्लम आएगा तभी उसका रोल होगा। ठीक। ओके उससे सर। होने वाली डिजीज भी उन्होंने मेंशन की है। ठीक। ओके सर। चलिए। थैंक यू। चलिए, ठीक। तो इसका देखो और कॉमन प्रॉब्लम मिलती है आपको, एसिडिटी। एसिडिटी के लिए जब भी आप देखेंगे मोस्ट कॉमनली, तो आपको फिफ्थ हाउस या सिक्स हाउस में आपको फायरी साइन और फायरी प्लैनेट मिलेंगे। मतलब 159 राशियां मिलेंगी आपको, और सन है, मार्स है, केतु का influence। इसमें भी और मार्स ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं अगर एफ्लिक्शन में। और एसिडिटी वाली प्रॉब्लम में आपको फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड के साथ साथ जुपिटर ज्यादा प्रॉब्लमेटिक दिखेगा एफ्लिक्शन, सन के कंपैरिजन। जैसे ऊपर जब गैस या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, तो आप देखिए जुपिटर से ज्यादा सन का एफ्लिक्शन इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे आपको जुपिटर ज्यादा एफ्लिक्शन में दिखेगा। और आप सेकेंड हाउस, मैंने कहा, हमेशा चेक कीजिएगा, ठीक, कि फूड हैबिट कैसा। मान लेते हैं खाना पीना ही वैसा है, तो फिर अलग चीज है। तो एसिडिटी की केस में फिफ्थ हाउस में फायरी साइन, फिफ्थ हाउस में फायरी प्लेनेट बैठे हो, या फिफ्थ लॉर्ड जो है ना आपका, वो आपका फायरी साइन या फायरी प्लेनेट के साथ बैठ जाए, तब भी चांसेस। और जुपिटर आपका वीक और एफ्लिक्शन में। ये देखिए, जैसे आप इसी चार्ट में, अब इस चार्ट में देखेंगे फिफ्थ हाउस में अगर आप चेक करेंगे तो आपका जो है एरीज है। एरीज एक फायरी साइन, ठीक। एरीज का लॉर्ड जो मार्स है ना, वो आप देखिए सन के साथ बैठा है, एक और फायरी प्लैनेट के साथ, ठीक। तो दोनों ही चीज आप देख रहे हैं, ठीक। और भाई सन और मार्स अपने आप में दोनों स्ट्रॉन्ग फायरी प्लैनेट है। इसके अलावा आप देखेंगे जो जुपिटर है ना, बेसिकली जो डाइजेशन का कारक है, वो इस केस में आप देखेंगे, इस केस में आपको सन का रोल प्रोमिनेंट नहीं मिलेगा कि सन वीक है कि एफिक्शन में, ठीक है। और सन का रोल इतना है कि फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है।
बट जुपिटर आपका ज़्यादा वीक है। तो जुपिटर आप देखेंगे यहाँ पे 7th हाउस में दिक शून्य हो जाता है। तो जुपिटर अपने आप में बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक, इस वजह से प्रॉब्लम। दूसरा, जुपिटर जो कारक है डाइजेशन का, वो खुद ही फायरी प्लेनेट के साथ बैठा है, सन और मार्स। लेकिन इनको गैस और कॉन्स्टिपेशन दोनों है, उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। 5th हाउस में फायरी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। 6th हाउस में आप देखेंगे तो सैटर्न और राहु बैठे हैं, दोनों वायु तत्व के प्लेनेट। तो ऐसे केस में आपको गैस एसिडिटी दोनों ही प्रॉब्लम मिलेगी। ठीक। तो जितना भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है उनमें आपको ये चीजें प्रोमिनेंट मिलेंगी। और एसिडिटी वाले केस में क्या है, आप देखिए कि अब ये भी हो सकता है कि आप जो है लेते ही एसिडिक फूड ज्यादा है, तब आपको ये प्रॉब्लम हो गया। तो आप सेकंड हाउस पहले चेक कीजिए कि फूड हैबिट कैसा है। अब नहीं भी आप एसिडिक फूड लेते हैं तो किसी और प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। मान लेते हैं आपने फूड खाया, वो टाइम पे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, 3 घंटे में डाइजेस्ट होना चाहिए, 5 घंटे में हो रहा, तब भी वो एबनॉर्मल एसिड प्रोड्यूस प्रोड्यूस करता है। अब जब जितनी भी एसिडिटी वाली प्रॉब्लम है, देखिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट तो बिना लिए आपका ठीक नहीं होगा। ठीक है? अगर आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लेनी है तो प्रॉपर कंसल्ट करके ही लेनी पड़ेगी। लेकिन फूड हैबिट वही है जो मैंने भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बताया, वो रूटीन आपको यहाँ भी फॉलो करना। वो इन जनरल जितनी डाइजेशन की प्रॉब्लम, अगर आपको अपने डाइजेशन को अच्छा रखना है तो वो चीज़ आपको फॉलो करनी ही है, वो 3 4 स्टेप। ठीक। और देखिए, और आपको थोड़ी बहुत एसिडिटी है तो उसमें सबसे बेस्ट है आंवला। आंवला पित्त को हमेशा कम करता है, जो आपके त्रिफला में भी पड़ा होता है, लेकिन अकेले भी आंवले का पाउडर आता है या आंवले का मुरब्बा आता है। अगर आपको बहुत एक्सेस में एसिडिटी का प्रॉब्लम है। आंवले का जूस भी आता है। ये नीम, करेला, जामुन, आंवला जो सब डायबिटीज के लिए लेते हैं ना, बेसिकली आंवले का जूस एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है। आप कुछ भी ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, मुरब्बा ले सकते हैं, पाउडर ले सकते हैं। ठीक। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें आती है। गुलकंद आता है मार्केट, जो पान में अक्सर लोग देखा आपने खाते हैं। तो गुलकंद आपको पूरा का पूरा बॉक्स मिल जाएगा, गुलाब का बना होता है। वो भी एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है, उसको भी आप ले सकते हैं ऐसे ही। बस अगर आप डायबिटिक नहीं है तो ये ध्यान रखिए, वो मीठा होता है। एलोवेरा जूस तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, बाकी आप कुछ लें चाहे ना लें, एसिडिटी। ठीक है। अगर आपको लगता है कि एलोवेरा लेने से, भाई एलोवेरा जूस ना बेसिकली गर्म होता है, वो एसिडिटी बढ़ा देगा, कम नहीं करेगा। या बॉडी में हीट बढ़ाएगा, कम वम नहीं करेगा। ये ले सकते हैं, इसके लिए आपको किसी डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी ले सकते हैं। अरे तभी काम करेगी जब हल्का फुल्का नॉर्मल लेवल पे। ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा पुराना है, एक्सेस में प्रॉब्लम, तो आप जो है प्रॉपर आपको कंसल्ट ही करना पड़ेगा। और मिश्री आती है ना,
वो भी बेनिफिशियल होती है आपकी, जो है जिनको ज़्यादा एसिडिटी होती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये, जो ये वाली मिश्री आती है वो नहीं, एक्चुअली ये मिश्री नहीं होती जो मार्केट में। मिश्री वो वाली होती है जो धागे वाली होती है। ये जो आपको मार्केट मिलती है मिश्री थोड़ी ये तो आप समझिए शुगर का ही बड़ा साइज। मिश्री जो असली वाली होती है वही होती है। लेकिन इन सब के अलावा जो सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊँ वो है घी। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का काऊ घी मिल जाए तो सबसे बेस्ट होता है कि आयुर्वेद में आपके पित्त यानी एसिडिटी या हीट की प्रॉब्लम है तो कम करने के लिए। आयुर्वेद में पूरा एक चैप्टर है कि अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग दोषों को बैलेंस करने के लिए उन्होंने बताया कौन सी चीज़ें बेस्ट हैं। जिसमें से उन्होंने घी को पित्त के लिए बेस्ट बताया। आपकी बॉडी में वात का प्रॉब्लम है उसके लिए तेल को बेस्ट बताया। इस तरीके से उन्होंने उसके लिए एक एक चीज मेंशन की। मतलब है तो बहुत सारी चीजें। काऊ घी बेस्ट है आपका एसिडिटी। अगर आप रूटीन से काऊ घी लेते हैं, सुबह एम्प्टी स्टमक लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी आप खाने में भी ले सकते हैं तो वो बेस्ट है। इसके अलावा आप आंवले का पाउडर है, आंवले का मुरब्बा है, इसको भी ले सकते हैं एडिशनली, या गुलकंद ले सकते हैं। ये सब आपको आराम से मिल जाएगा कहीं भी। आप डेली एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग काऊ घी ले सकते हैं। और उसके बाद है कि आधा एक घंटे तक कुछ खाना नहीं होता है, ये ध्यान रखिए क्योंकि घी थोड़ा सा टाइम लेता है डाइजेस्ट में। और वो सभी लोग ले सकते हैं, अगर देखिए अच्छी क्वालिटी का होगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो वो भी ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं। बस होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का, ये मार्केट वाला नहीं। फिर आप कहें कि हमारा हार्ट ब्लॉकेज हो गया, कुछ हो गया, या आपको है, तब मत लीजिए। अरे तब तो एसिडिटी में भी काम नहीं करेगा। ठीक है, हार्ट ब्लॉकेज तो दूर की बात है। तो एसिडिटी में भी तभी काम करेगा जब वो अच्छी क्वालिटी का होगा। ये भी समझ लीजिए। चलिए लास्ट में आ जाते हैं, एक और प्रॉब्लम है। ठीक, जो अभी आपको सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम मिलेगा, आप मोस्टली केसेस में देखेंगे कि अभी लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी उतना नहीं हो रहा है जितना आप देखेंगे कि आईबीएस का प्रॉब्लम है, या आईबीएस कहें, या क्या कहते हैं उसको, तब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। या कोलाइटिस का प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मिलेगा। अभी समय के साथ प्रॉब्लम चेंज हो रही, और ये उन लोगों में मिलेगा आपको जिनको लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन, एकदम से प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत सालों तक कॉन्स्टिपेशन रहा होता। क्या इस प्रॉब्लम में 3 4 5 बार मोशन के लिए जाना पड़ेगा आपको दिन में। कॉन्स्टिपेशन तो ये है कि सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया तो आपको, आपका पेट साफ नहीं हो रहा, 2 2 3 3 दिन तक नहीं साफ हो रहा। इसमें क्या होता है ना, शुरू में लोगों को लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहा तो उस पर ध्यान नहीं देते। फिर जब वो आईबीएस में कन्वर्ट हो जाता है तो होता ये है कि दिन में 3 4 बार आपको मोशन के लिए जाना पड़ेगा। तब लोगों को क्या लगता है शुरू शुरू में, ये तो बड़ी कॉमन बात है, चलो पेट साफ तो हो रहा है, यही बड़ी बात। वो उसको ये शुरुआत में ये समझते हैं लोग, हाँ हमारा पेट साफ हो रहा 3 बार में ही सही। जब ये चलता रहता है साल 6 महीने 2 साल, तब उनको समझ में आता है कि ये तो प्रॉब्लम हो गया है। अब ये साफ नहीं हो रहा है तो हमारा रूटीन ही बन चुका है कि हमें 3 4 5 बार में ही मोशन क्लियर हो। और उसके बाद भी आप देखेंगे होता क्या है, 4 5 बार में मोशन क्लियर हो रहा, उसके बाद आपको एक्सेस में प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा तब जाके मोशन क्लियर हो। जब भी आईबीएस का प्रॉब्लम होगा तो इसी को वो कहते हैं अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। लेकिन होता क्या अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया में, आपको 4 5 दिन तक कॉन्स्टिपेशन वाला फील होगा। आपका पेट नहीं साफ हुआ, 4 5 बार में साफ हो रहा है दिन भर। फिर हफ्ते 10 दिन में ऐसा हो जाएगा, एक दिन आपको बहुत लूज मोशन जैसा होने लगेगा, फिर वैसे ही कॉन्स्टिपेशन जैसा चलने लगेगा। ठीक। और अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर बढ़ जाए तो उसमें क्या होता है, फिर परमानेंट लूज मोशन जैसा ही बना रहता है, वो बंद ही नहीं होता। किसी किसी को तो बाद में ब्लीडिंग भी होने लगती। ठीक।
अदरवाइज जो सबसे कॉमन टाइप मिलेगा वो यही मिलेगा कि आपको एक रूटीन बन चुका है कई सालों के कॉन्स्टिपेशन के बाद 4-5 बार दिन में जाना पड़ रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा, आपको बहुत एक्सेसिव प्रेशर अप्लाई करना पड़ा है, तब भी पेट नहीं साफ हो रहा है। और ऐसे केस में क्या होता है, हमेशा एक हैवीनेस बना रहेगा, आप कुछ खाएं या ना खाएं, खाली पेट भी होंगे तो आपको लगेगा हमारा पेट भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको बार बार गैस बनती रहेगी, तो आपको कभी पेट ऐसा नहीं लगेगा पेट खाली। और सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है वो ये होता है, जैसे ही इंसान खाना खाता है उसको तुरंत मोशन के लिए जाना पड़ेगा। आपने खाना खाया, आपको लगेगा कि हमको जो है मोशन के लिए जाना है। हमेशा आप देखिए ऐसे लोग। और अर्ली मॉर्निंग भी जब उठते हैं ना, तो आप ऐसे लोगों को देखिए, जब ये प्रॉब्लम पुराना हो जाए तो आप उनको 5 बजे उठा दीजिए, 4 बजे उठा दीजिए, 3 बजे, जितनी बजे भी आप उठा देंगे वो बेड से उठ जाएंगे, उतने बजे उनको मोशन के लिए जाना है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ एक फिक्स टाइम। क्यों? क्योंकि इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि लगातार कॉन्स्टिपेशन कई सालों तक रहने की वजह से इंटेस्टाइन बहुत वीक हो जाती है, तब ना एब्जॉर्ब कर पाती है फूड को, ना होल्ड कर पाती है। ठीक। तो आपको जिनमें भी ये सिम्टम मिलेंगे वो लगभग एक जैसे ही हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा प्रॉब्लम की उसमें सीवियरिटी में। और आपको मैं इंटरेस्ट, आप देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आप ऐसे तो भले पता कर लेंगे, किसी स्कैन या उससे भी आपको पता नहीं चलेगा। स्कैन कराने जाएंगे उसमें जानते हैं क्या निकलेगा? ज्यादा आपके इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। करा के देख लीजिए, गैस वैस वाली प्रॉब्लम है, आप यूएसजी स्कैन कराते रहिए, उसमें कुछ ज्यादा कुछ आएगा नहीं। और जितने लोगों को आईबीएस का प्रॉब्लम होता है ना, रिपीटेडली 4-5 बार मोशन के लिए जाना, उनमें ज्यादातर आप केसेस देखेंगे, आप उनसे पूछेंगे ना तो उनको खुद ही नहीं पता होगा। होता क्या है कि इंटेस्टाइन वीक हो जाती है तो प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो ऐसे में आप देखिए हर एक इंसान को ना स्टिकी स्टूल होगा। नॉर्मल स्टूल स्टिकी नहीं होता है, इन सब लोगों को स्टिकी स्टूल होगा। उसमें जो है आपको देखिए हमेशा इस तरीके से दिखेगा, जैसे म्यूकस होता है ना नाक में, उस तरीके से म्यूकस जैसा। या जैसे आप खांसी आती है, आपको कफ आता है तो कफ निकलता है ना, वैसा ही कफ उसमें आपको दिखेगा। या एग्जैक्टली नहीं भी दिखेगा तो वो ऐसे ही स्टिकी होता है। और जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा तो एक्चुअली आपको कफ जैसा दिखेगा। हर मोशन के बाद आपको जैसे झाग जैसा होता है ना साबुन का, या जब आपको बहुत ज्यादा खांसी आती है तो एकदम लूज कफ टाइप निकलता है, आपको उसमें वो कफ जैसा ही आता हुआ दिखाई देगा, ये झाग जैसा। जब बहुत सीवियर नहीं हुआ तो क्या हुआ, स्टिकी स्टूल हो रहा है। जब बहुत सीवियर हो जाएगा तो आप देखेंगे, आप जब भी मोशन के लिए जाएंगे, मोशन के बाद लास्ट में आपको झाग जैसा दिखाई देगा। जब इतना वो क्या होता क्या है, वो बेसिकली उसमें म्यूकस आने लगता है, जब म्यूकस जैसा स्टिकी आपको दिखाई देगा। और वो उसकी वजह से ही इंटेस्टाइन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, ना वाटर एब्जॉर्ब कर पा रही। लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, वो नहीं कर पा रही। अब फूड क्या हो रहा है, फूड डाइजेस्ट तो हो नहीं रहा जब इंटेस्टाइन प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पा रही, तो लंबे समय तक आपके उसमें पड़ा होगा इंटेस्टाइन में, तो फिर वो धीरे 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 करके इसी तरीके से 4-5 बार बाहर आता है। और आप किसी भी नॉर्मल टेस्ट से आप इसका पता भी नहीं लगा पाएंगे, यही सिम्टम आप कभी भी चेक करके देखिए, आप एक बार में समझ जाएंगे इसको ये प्रॉब्लम। और इसीलिए ऐसे लोगों का जो स्टूल होता है ना, उसमें बहुत फाउल स्मेल आती है, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम तक आपके पेट में रखा हुआ, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, तब वैसे ही धीरे धीरे करके आपका पेट साफ होगा। तो ये सारे उसके सिम्टम है, स्टिकी स्टूल आना, बहुत एकदम झाग जैसा आना, एक्सेस में आपको प्रेशर लगाना पड़ रहा है, बहुत फाउल स्मेल आना, खाना खाया उसके बाद आपको मोशन के लिए जाना पड़ा है दिन में 4-5-6 बार। और होता क्या है कि फिर एक टाइम बाद ये ऐसा रूटीन बन जाता है, इंसान की साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है कि उसको कहीं जाना होगा, कोई काम करना होगा, पहले वो कहेगा हम फ्रेश हो जाए, भले उसको कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं खाया, तब भी ऐसा होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम तब मैं बता रहा हूँ जब आपको कई काफी टाइम से, कि आपको 5-7 साल कॉन्स्टिपेशन है, या आप देख रहे हैं 2-4-6 महीने से प्रॉब्लम अब चला ही आ रहा है। एक होता है कि अमीबियासिस में भी ऐसी चीजें हो जाती हैं, वो इतना लंबा नहीं होता। ठीक है, लेकिन जिनका लंबे समय से प्रॉब्लम होगा उसमें आपको ये सारे सिम्टम दिखाई देंगे। और अभी आप ज्यादातर लोगों में ये चीज मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसका सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये है कि डाइजेशन वीक हो चुका है, फूड डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा। और इसका एक सबसे कॉमन जो रूट कॉज है ना, वो ये अक्सर लोग खाने से पहले मीठा खाने लगे। सबसे कॉमन फैक्ट, जबकि खाने से पहले मीठा कभी नहीं खाना चाहिए। हमेशा मीठा जो है, सॉरी, लोग खाने के बाद मीठा खाने लगे।
ठीक है, जबकि अभी मोस्टली आप देखिए लोग खाना खा लेंगे उसके बाद मीठा मीठा खाएंगे, जबकि खाने के बाद मीठा नहीं खाना चाहिए। इसका सबसे कॉमन, आप हर पार्टी में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, लोगों का एक कॉमन वो बन चुका है, खाने के बाद मीठा। जबकि हमेशा मीठा खाने के पहले खाना चाहिए, खाने के बाद नहीं। ठीक वैसे ही जैसे पानी भी खाने से पहले और खाने के बाद एक्सेस में नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जैसे पानी आपकी बॉडी में कफ बढ़ाता है ना, हैवी होता है, वैसी मीठी चीजें हैवी होती हैं भाई। तो आपने खाने के बाद मीठा जब भी खाया ना, तो आपके डाइजेशन को स्लो कर देती है, ना फूड डाइजेस्ट होता है ना वो मीठी चीज डाइजेस्ट। और भी बहुत सारे कॉमन कॉज है, इनमें से एक ये भी है। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं श्रुति जी। हाँ सर, ये मैंने देखा, इसका इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मतलब मेडिसिन नहीं, पर अपन रूटीन में क्या चेंजेस कर सकते हैं? हाँ अभी आते हैं। ओके सर। परवीन जी आप क्यों कह रहे सर नमस्कार। सर हैं? किसी ने बताया था सनाई अगर ज्यादा टाइम तक लोगे तो आंखें कमजोर हो जाती है और आईबीएस में कन्वर्ट हो जाता है वो, तो सनाई का एक रीजन होता है कि सनाई लेना है इसका एक आईबीएस। फिर से क्या करें आप, फिर से कहिए। जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन है और वो सनाई ले रहा है रेगुलर, तो आंखें हम्म। कमजोर होकर आईबीएस में कन्वर्ट हो जाता है वो, तो क्या हाँ सत्य बात है सर ये? हाँ बिल्कुल भाई, किसी भी तरीके से आपको लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो इंसान कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो धीरे तो धीरे इंटेस्टाइन वीक होने पे ही ऐसा होता है। तो सनाई की वजह से होती है इंस्टेंट कमजोर? ना एक रीजन है भाई, ऑब्वियस सी बात है कि आप फोर्सफुली किसी चीज को कर रहे हैं तो कब तक करेंगे, अगर आप उसका जी। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं कर रहे। सनाए और कोई सर सॉल्यूशन जो थोड़ी है लोग यार, खाने के बाद कुछ। गुड़ गुड़ खाते हैं खाने के बाद, उसके लिए वो भी नहीं खाना चाहिए? नहीं नहीं, खाने के मैं आपको बताता हूँ बेसिकली डिफरेंस क्या गुड़ में बाकी चीज। ठीक है भाई, एक तो पहली बात, गुड़ कितना खाता है कोई, आप ये भी तो देखिए। गुड़ वो थोड़ा बहुत खाता है, रसगुल्ला और जी आपको मिठाई मिल जाए तो आप कितना भी खा लेते हैं, ये एक जी बात। सर। दूसरी बात, जो गुड़ होता है ना, गुड़ गर्म होता है भाई। तो जी वो सर। आपको आपका पेट साफ करेगा। जो बाकी कफ का क्वालिटी होता है, कफ की जितनी चीजें होती है वो ठंडी होती है। राइट सर। ये डिफरेंस। एक छोटी चीज और सर, जैसे आपने बताया पांचवा हाउस पीड़ित हो या गुरु या सूर्य पीड़ित हो तो पेट के रोग है। अगर पांचवी राशि भी पीड़ित हो, लियो साइन भी पीड़ित हो, तब भी नहीं प्रॉब्लम तब होगी? ऐसा नहीं कह सकते ना। तो इसीलिए जो उन्होंने कहा गुड़ लेते हैं ना, गुड़ बेसिकली इसलिए लेते हैं, गुड़ एक तो आप थोड़ा सा लेंगे, दूसरा गुड़ का क्वालिटी होता है वो हीट बढ़ाता है, गर्मी बढ़ाता है, तो वो कॉन्स्टिपेशन ये सब नहीं करेगा, वो आपको हेल्प करेगा डाइजेशन। कि बाकी जो ठंडी चीज़ और मिठाई और ये सब खाते हैं ना, वो सब कफ बढ़ाती हैं, कफ बढ़ाने वाली चीज़ें ठंडी होती हैं और हैवी होती है। कफ का क्वालिटी जो होता है वो कोल्ड होता है और हैवीनेस लाता है। तो ऐसा नहीं है कि सारी मीठी चीज़ें, बट इन जनरल जितनी मीठी चीज़ें होती हैं वो सारी प्रॉब्लम देती ही हैं। कुछ आप एक दो छोड़ के, तो आपको बारे में उसको पता होना चाहिए कैसे। अभी रुके रहिए, अभी क्वेश्चन चलेगा। हमारे यहाँ छह टेस्ट, छह रस बताएंगे ना, जैसे हमारे यहाँ छह ऋतुएं होती हैं, वैसी जो छह रस बताया उन्होंने, उसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। मधुर होता है स्वीट टेस्ट वाली चीजें, अम्ल होता है खट्टी चीजें, लवण होता है सॉल्टी यानी नमकीन चीजें, कटु मतलब होता है जो कड़वी होती है, तिक्त मतलब तीखी जैसे मिर्च है ये सब, और कसाय होता है जैसे आपका नीम या करेला होता है कसेला, उस तरीके से। तो इनके ऑर्डर भी ऐसे ही सेम है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। ये इसी ऑर्डर में इसकी जितने भी ये रस है ना, इनसे रिलेटेड जितने भी फूड है इसी ऑर्डर में है। तो जो मधुर रस वाली जितनी चीजें, मीठी जितनी चीजें, वो सबसे हैवी है। तो सबसे नंबर वन पे वो सबसे हैवी, सेकंड नंबर वाली उससे लाइट, तीसरी वाली उससे लाइट, फिर चौथी वाली उससे और ज्यादा लाइट होगी, फिर उसके बाद और लाइट, जो लास्ट वाली होगी सबसे हल्की। इसीलिए जितनी तीखी या मिर्च वाली चीजें होती हैं इजिली डाइजेस्ट हो जाती हैं। आप देखिए ज्यादा मिर्च खा लीजिए, लूज मोशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन थोड़ी होता है, या तो एसिडिटी होगा या लूज मोशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत लाइट होती हैं और आपके डाइजेस्टिव एंजाइम या डाइजेस्टिव फायर को बहुत ज्यादा फास्ट कर देती हैं, प्रोसेस को। मीठी चीजें हार्डली आपको जो है लूज मोशन करेंगे, वो कॉन्स्टिपेशन या हैवीनेस कर सकती है। क्यों? क्योंकि मधुर रस जो होता है, मीठा होता है, जो सबसे हैवी होता है। उससे थोड़ा लाइट होंगी खट्टी चीजें, उससे थोड़ा लाइट होंगी आपकी जो है नमकीन, फिर कड़वी चीजें उससे भी हल्की होंगी, तीखी चीजें उससे भी ज्यादा हल्की होंगी, बहुत ज्यादा। और जो करेला है आपका, इस तरह नीम है, ये तो सबसे ज्यादा लाइट होता है। ये मीठी चीजें नहीं खाने के बाद हमेशा तीखी
चटपटी इस तरीके की चीज़ें खाई जाती हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम को बढ़ा देती हैं। या आप सौंफ खाते हैं। तो जो भी इन तरीके का प्रॉब्लम है ना, इसमें लंबे समय तक आपको इस तरीके का लग रहा है, कॉन्स्टिपेशन रहा, फिर म्यूकस आने लगा, आईबीएस, इस तरीके का प्रॉब्लम आपको फील हो रहा है, इसमें कोई भी आपको कोई भी डाइट लेंगे ना, एक बार ये प्रॉब्लम हो जाए तो वो काम नहीं करता। इवन इस प्रॉब्लम में आप एक नॉर्मल पानी भी पी लीजिए ना, वो भी नहीं डाइजेस्ट होगा। आप पानी भी नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे, वो भी ऐसे लगेगा कि बस हमने लिया और ऐसे ही रखा हुआ है पेट में। ऐसी प्रॉब्लम में जो एक चीज आपको हेल्प कर सकती है वो है बटर मिल्क, जो छाछ आता है। वो भी अब नहीं मिलेगा तो आपको मार्केट वाला यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो भी है काऊ मिल्क। आप ले आइए, उससे जो छाछ निकाला जाता है वो निकालिए, ठीक है, वो ही इसमें डाइजेस्ट हो सकता है, और कुछ नहीं। और बाकी कोई चीज आप लेके देख लीजिएगा, अगर बाकी बहुत पुराना प्रॉब्लम हो गया बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा काम करेगा नहीं आपको इसमें। छाछ को क्या करते हैं, उसमें काला नमक मिला के और जीरा डाल के उसको गर्म कर लेते हैं, तब उसी को पीना होता है, और दिन भर उसी को पीते रहिए थोड़े थोड़े अमाउंट। एकदम से मत ले लीजिएगा कि ये आज प्रॉब्लम हुआ ले आए और 1 लीटर दिन भर में पी डाला। ऐसा कुछ नहीं, धीरे धीरे उसका डोज बढ़ाइए। पहले दिन थोड़ा थोड़ा करके लीजिए दिन भर में, मान लेते हैं एक दिन में आप ½ लीटर पी पाए, दूसरे दिन और थोड़ा बढ़ाइए 1 लीटर, इसी तरीके से उसका प्रोसेस होता है। कुछ टाइम तक उसको बढ़ाते रहते हैं, कुछ टाइम तक उसको कम करते रहते हैं। मान लेते हैं आप ये बढ़ाने घटाने का प्रोसेस नहीं भी कर सकते, बट आप डेली थोड़ा थोड़ा छाछ लेना शुरू कीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। बाकी आपको इसमें फ्रूट है, फ्रूट जूस, ये सब कुछ काम नहीं करेंगे। आप देखिए फ्रूट भी हैवी होते हैं, क्योंकि फ्रूट कब बढ़ाते हैं, आप लेके देख लीजिए। कभी भी आप नॉर्मली ठीक ठाक हैं, आप फ्रूट खा लीजिए तो आपका डाइजेशन हैवी हो जाएगा, आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी थोड़ी देर तक। नहीं तो लोगों को कॉमनली रहता नहीं, नहीं जब लोगों को लगता है कुछ नहीं डाइजेस्ट हो रहा तो फ्रूट जूस लेना शुरू कर दो। जूस तो सबसे बेस्ट है, हमेशा हेल्दी होते हैं। हेल्दी तब होते हैं ये सारी चीजें जब आप हेल्दी हैं। या बहुत सारे लोग आपको एक सलाह देंगे, खिचड़ी खा लो। खिचड़ी हल्की नहीं होती, खिचड़ी हैवी होती है, मैं आपको बताऊं। अब आप ये भी समझिए, जब आप खिचड़ी खाते हैं ना, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो खिचड़ी खाने से और कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा। लूज मोशन है तब तो ठीक है। नहीं तो आप आज तक यही समझते हैं खिचड़ी तो कोई भी पेट की प्रॉब्लम फिर खिचड़ी खाओ। खिचड़ी से अच्छा हेल्दी तो कुछ है ही नहीं। तो आप उसमें बटर मिल्क लीजिए, वो भी गाय के दूध का। बाकी और कुछ नहीं है हैवी होगा। और आप खाने के बाद सौंफ खाइए। सौंफ क्या करता है ना, आप देखिए आपके डाइजेशन को थोड़ा फास्ट कर देगा। तो क्या करता है, वो जो म्यूकस बन रहा होता है ना, उसको डाइजेस्ट करके बाहर निकाल देगा। उसका सॉल्यूशन ही यही है। और धीरे धीरे आप जैसे जैसे आपके इंटेस्टाइन स्ट्रांग होंगे, अब उसके लिए आपको ट्रीटमेंट और वो सब लेना पड़ेगा। बट ये दो चीज़ें तो ऐसे हैं, अगर हल्का फुल्का प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं। बाकी बटर मिल्क अपने आप में सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर आपको ट्रीटमेंट भी जब स्टार्ट करेंगे ना, तो भी अच्छा डॉक्टर आपको यही बताएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बटर मिल्क लीजिए और मेडिसिन लेते रहिए। और यूजली जैसा मैंने कहा, खाने से पहले मीठी, खाने के बाद मीठी चीज़ें मत करो। जो बाकी चीज़ें हैं, वो भी आपको फॉलो करें। तो ये 2-3 कॉमन प्रॉब्लम होती हैं जिनको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इनके अपने अपने ट्रीटमेंट भी हैं, आप देखिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, डाइजेशन की जितनी प्रॉब्लम है, उसका बेस्ट जो सॉल्यूशन है वो आपको आयुर्वेद में मिलेगा। बाकी और प्रॉब्लम के लिए आप किसी भी उसमें जाइए, वो अलग चीज़। अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे, बट वही है कि इसमें प्रिकॉशन बहुत लेने पड़ेंगे, ये रहता है। बाकी अगर आप प्रिकॉशन नहीं फॉलो करेंगे, मेडिसिन लेते रहेंगे, तो उससे ये होगा कि भाई ठीक है, आपकी प्रॉब्लम आई, कंट्रोल तो हो गई, लेकिन वो सॉल्व नहीं होगी। डेस्टिनी स्टार पे 10 डेज का मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का क्लास स्टार्ट हो रहा है। ये क्लास आपका 25 जनवरी से स्टार्ट होगा, और 6:30 PM से 8 PM के बीच में क्लासेस होंगी। और क्लासेस वीक में 2 डेज होंगी, केवल सैटरडे और संडे।
इस क्लास में रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। इसमें हम लोग एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद के बेस पे स्टडी करेंगे, कैसे अपने हेल्थ प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से उनका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसका जो कोर्स कंटेंट है वो आप देख रहे होंगे कि इसमें हम लोग 12 हाउस साइन उसको यूज करते हुए, प्लेनेट को यूज करते हुए उनका हेल्थ से क्या कनेक्शन है वो हम चेक करेंगे। और आयुर्वेद के जो बेसिक दोष हैं, वात पित्त कफ और धातु हैं, उन सबको आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी का किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और ऋतुचर्या यानी डेली रूटीन कैसे मेंटेन करना है, सीजन जो चेंज हो रहा है उसके बेस पे जो आपका चेंजेस आते हैं रूटीन में, उसको कैसे हम स्टडी करेंगे। कैंसर, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हार्ट ब्लॉकेज का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इंसोमिया, स्लीपलेसनेस, डिप्रेशन, इमोशनल अप्स एंड डाउन, माइग्रेन, अस्थमा, पीसीओडी, कफ कोल्ड, साइनस, सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, पीरियड का प्रॉब्लम है फीमेल्स में, बैक पेन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, मसल पेन, स्किन प्रॉब्लम, एक्ने, पिंपल, हेयर फॉल, ऑटिस्टिक या डेवलपमेंटल जो भी डिसऑर्डर है, और चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, इन सबको हम लोग स्टडी करेंगे। गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, तो इन सबको एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद दोनों को कंबाइन करके हम स्टडी करेंगे, कैसे अपने चार्ट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उनके बेस पे जो स्पिरिचुअल और आयुर्वेदिक सॉल्यूशन वो भी हम स्टडी करेंगे। और इस क्लास का जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 6999, बट हमारे यहाँ अलग अलग डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल रहते हैं। तो आप पेमेंट करने से पहले 9903693555 यही नंबर है हमारा, और यही नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप इस डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ भी आपको डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर इसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेमेंट डिटेल लेकर आप पेमेंट करके एनरोल कर सकते हैं। तो जिनको भी हेल्थ के पार्ट में इंटरेस्ट है वो इस क्लास को ज्वाइन करें, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये क्लास, और आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा अपनी खुद की हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में।